ये आपकी जो क्लास होने वाली है, ये बेसिकली दो क्लासें मैंने लेने का निर्णय लिया है। आप ही के बैच में होगी वो दोनों क्लासेस। एक होगी आपके मेंस के उत्तर लेखन को कैसे बेहतर करें, क्योंकि अगर प्री में 3 महीने ही मिलते हैं तो वो कंटेंट को याद करने में और आंसर राइटिंग को सुधारने में दोनों में समय बहुत लग जाता है। तो ये तैयारी हम आज से ही शुरू कर देते हैं। हमने तो डिसाइड ये भी किया है कि रोज 5-6 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और शायद मैं इसी क्लास में या किसी और क्लास में मेंस के क्वेश्चंस रोज डिस्कस करूं, ताकि आप भी साथ साथ लिखें और उत्तर लेखन को और बेहतर बना सके। दूसरी क्लास जो कल ही होगी, शायद इसी समय होगी, 2024 का प्री का पेपर ही हम करेंगे यहाँ पर सोल्व। उसी पेपर को किस तरीके से बेहतर करके आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते थे। आप सभी ने 2024 का प्री दिया होगा, आधी जनता ने, तो वह 2024 का प्री का पेपर ही हम यहाँ सोल्व करेंगे कल। उसके रिगार्डिंग अभी पीपीटी वगैरह बनाऊंगा। उसी को पेपर को सोल्व करके हम प्रयास करेंगे कि अपना जो कंटेंट है इसी में से अपन ऑप्शन कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, और उन्हीं ऑप्शन से 2 ऑप्शन एलिमिनेट करके अपन कैसे आगे जो गेस मेथड होता है उसको भी अपनाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि अपने मार्क्स 20 से 25 तक बढ़ जाएंगे। अभी अपन मेंस का डिस्कशन कर लेते हैं सर। नई स्लाइड ऐड करनी हो तो यहां से ठीक। अभी मैं आपको एक शुरुआत करने से पहले मोटी मोटी चीज बता देता हूं। अभी हम 4-5 प्रश्न ही डिस्कस करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, परंतु उन प्रश्नों में आप कुछ चीजें नोटिस कीजिएगा। सबसे पहली चीज कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। हमारे साथ समस्या क्या हो जाती है, अगर मेंस का कोई प्रश्न हमारे सामने आता है तो कितनी बार तो ये पता भी नहीं पड़ पाता कि ये पूछ क्या रहा है। जैसे वो चंद्रमा में वो आया था, आधे लोग सवाल ही नहीं समझ पाए, मैं यहाँ लेके आया हूँ वो सवाल भी। इस प्रकार के अनेकों सवाल है जो हम समझ ही नहीं पाते हैं। कुछ तो एग्जामिनेशन प्रेशर की वजह से नहीं समझ पाते हैं, और कुछ हमारी प्रैक्टिस में कुछ कमी होती है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। दूसरी चीज, प्रश्न में कितना क्या पूछ रहा है। जैसे कि नैनो मटेरियल का सवाल आया था 2023 में कि नैनो मटेरियल क्या है और 2 कार्बन के जो एलोट्रोप्स है उनके बारे में बताइए। अब 2 नंबर तो नैनो मटेरियल के थे और 2 जो कार्बन के जो एलोट्रोप है उनके 4 और 4 नंबर में वर्गीकरण था। तो यदि हम नैनो मटेरियल को इतना बता देंगे और कार्बन के छोटे छोटे इतना इतना बताएंगे तो नंबर तो एग्जामिनर के पास डिसाइडेड है ना कि 2 नंबर ही देने हैं मुझे यहाँ पर, और यहाँ 4-4 नंबर देने हैं। तो ये भी एक सोच होती है कि अपने को कैसे करना है। तीसरा शब्द, हमें कीवर्ड्स पकड़ने हैं। क्रिटिकली एनालाइज, समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, चर्चा कीजिए, इस प्रकार के कुछ शब्द होते हैं जिन्हें हमें पकड़ना है, उसके अनुसार आंसर देना है। अगर कहीं समालोचनात्मक विश्लेषण आ जाए, इसका मतलब हमें उसकी बुराइयां भी बतानी है, अच्छाइयां भी बतानी है, और तीसरा एक कि आगे क्या सुधार कर सकते हैं, आगे की राह, वे फॉरवर्ड। इस प्रकार की चीजें हम नीचे लिख देंगे कि इसकी कमियां हैं, इनको हम इस प्रकार से सुधार करेंगे तो ये एक बेहतर उत्तर हो जाएगा। अब हम इस सीरीज को चालू करने वाले हैं कि रोज आपके साथ मैं प्रश्न डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप भी धीरे धीरे, मैं भी सीखूंगा आपके साथ ही, और आप भी सोचना सीखेंगे। हम यहाँ सोचना सीखेंगे, यहाँ मैं कोई रटा रटाया आंसर लेके आया नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं रटा रटाया आंसर लेके आ जाऊं तो मैं खुद कैसे सोचूंगा, आप कैसे सोचेंगे। मैं आपके साथ यहाँ सोचूंगा। सिर्फ स्लाइड्स मैंने बनवा ली थी, लेकिन मैंने कुछ उसके ऊपर सोचने का प्रयास भी नहीं किया, क्योंकि 10 मिनट वहां एक 10 नंबर के प्रश्न लिखने में लगते हैं, और अगर यदि मैं घर से ही 2 घंटे सोच के आऊं तो शायद मैं ये न्याय नहीं कर रहा हूं आप लोगों के साथ भी। आपके साथ मैं भी यही सोचूंगा, आप भी यही सोचना, और हम यही प्रश्न करने का प्रयास करेंगे। शायद 7-8-10 दिन में लगातार ये प्रैक्टिस जब आगे बढ़ती रहेगी तो आप भी सोचना और बेहतर सीख जाएंगे और उत्तर में सुधार जरूर होते जाएंगे। हम जब पहला प्रश्न लेते हैं तो ये पहला प्रश्न सभी को दिख रहा है। पहला प्रश्न आप आराम से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है इसमें, कौन सी एक चीज है जो आपको पढ़नी है, क्या पूछ रहा है ये। चलो, पहले तो बात की चर्चा कीजिए। ये कोई भी ले लो, चर्चा कीजिए। हमें क्या करनी है, इसमें चर्चा करनी ना। ये कुछ ऐसा पूछ रहा है। अब इसमें पूछा क्या, समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म, प्रशासन की भूमिका। अब आप स्वयं सोचिए कि प्रशासन समाज सुधार में
किस प्रकार की भूमिका निभा सकता है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो कहीं भी आपको कहीं भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। इस प्रश्न के बारे में सोचिए। सामाजिक सुधार मानिए, सोशल रिफॉर्म मानिए, समाज सुधार मानिए, प्रशासन क्या करेगा। सबसे पहले किसी भी प्रश्न की 3 कड़ियाँ होती है। इसकी हम शुरुआत कैसे करेंगे कि समाज सुधार की हम इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना कैसे लिखें। 1 या 2 लाइन लिखनी है, क्योंकि हमारे पास 10 नंबर के प्रश्न में 18 से 20 लाइन या कभी-कभी ज़्यादा होती है। इस वाले में थोड़ी ज़्यादा लाइन्स थी, परंतु फिर भी हमें 1 से 2 लाइन ही प्रस्तावना को देने हैं। हम प्रस्तावना इस प्रकार शुरुआत कर सकते हैं कि समाज सुधार अनुच्छेद 38 में लिखा हुआ है। मैं आपके साथ-साथ सोच रहा हूँ, नहीं पढ़ के आया हूँ। अनुच्छेद 38 में लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है। ये एक प्रकार की शुरुआत हो सकती है। समाज सुधार की क्या हम परिभाषा लिख सकते हैं कि समाज के लिए कल्याण करना विभिन्न-विभिन्न आयामों पर, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, महिलाओं का विकास हो, इस प्रकार की चीज़ें भी तो कर सकते हैं। हम समाज सुधार से और क्या सोच सकते हैं? हमारे समाज सुधारक है जो हम इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े थे, वहाँ से भी हम कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। तो इसका एक इंट्रोडक्शन हो सकता है। मेरे हिसाब से अनुच्छेद 38 से भी शुरुआत की जाना बेहतर होगा, क्योंकि हम एक फैक्ट दे रहे हैं कि प्रशासन को करना है। प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो संविधान होता है। संविधान उसके लिए एक मूल भूमि होती है जिसके तहत ही वह कार्य करता है। तो हम संविधान के थ्रू शुरुआत कर सकते हैं कि अनुच्छेद 38 में समाज सुधार की बातें की रखी है या डीपीएसपी में कर रखी है। उस प्रकार से हम समाज सुधार की बातें करके एक अच्छी प्रस्तावना तैयार कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि मैं यहाँ आपको उस तरीके से बता दूंगा। ये इस चीज़ का ये महत्व ही नहीं है कि मैं आपको लिखे लिखाए आंसर दे दूं। आपको स्वयं को सोचना है कि अनुच्छेद 38 में है, आपको कुछ और लिखना है, आप लिखिए। पार्ट नंबर 4 डीपीएसपी लिखिए। डीपीएसपी में तो पूरा समाज सुधार ही है। समाज सुधार सामाजिक भी होता है, आर्थिक भी होता है, राजनीतिक भी होता है। हमें हर पृष्ठभूमि पे जाना है। फिर हम पॉइंट नंबर 1 डालेंगे। पहले मैं आपको कह दूं, मेरा लिखने का तरीका कुछ और था। मैं ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिखा। मुझे पैराग्राफ में लिखना पसंद भी नहीं आता, और शायद मैं समझता हूँ कि सामने वाले को पढ़ने में मज़ा नहीं आता। तो आप जो लिख रहे हैं ना, अगले आदमी को बता दो कि तूने ये पूछा है और मैं यही लिख रहा हूँ, आलतू-फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ। तो मैं उसके लिए एक मोटा पेन भी यूज़ किया करता था। पायलट वी साइन करके आता है। आप V7 या V5 का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं, या यहाँ प्रैक्टिस के लिए एक मार्क स्केच पेन्स आते हैं, स्केच पेन्स लिख दीजिए। तो आपका आर्थिक व्यत्यय भी नहीं होगा, और स्केच पेन से आप मोटी हेडिंग लिखी ताकि साफ-साफ लिख रहा है कि मेरा ये पॉइंट में मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहूँगा। चलो समाज सुधार अपन शुरुआत करें, तो कहाँ से शुरुआत करें? चलो शिक्षा की नगरी में है तो शिक्षा से ही शुरुआत कर देते हैं, वो भी एक समाज सुधार का एक भाग है। शिक्षा में क्या सुधार करेंगे? नंबर 1 यहाँ लिखेंगे शिक्षा, थोड़ा सा मोटे पेन से लिख दिया, यहाँ लगाया शिक्षा में क्या सुधार करेंगे। शिक्षा के आप किन किन योजनाओं के बारे में आप परिचित है, लिखिए। आपने गार्गी पुरस्कार भी सुना है, जो भी प्रोत्साहन का ही एक कार्य करता है। समाज सुधार यही होगा कि आप शिक्षा से जोड़े लोगों को, ताकि वह शिक्षित होंगे तो अपने आप ही जागरूक होंगे, शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे उन्हें। बिल्कुल, आपके जो इकोनॉमिक सर्वे में सभी योजनाएं लिखी हुई है, आपने पढ़ी भी है, सभी आपको याद है, पर वह जरूरत ऐसी है कि उसे आंसर में उकेरा जाए। कोई किसी को पता थोड़ी नहीं चलेगा कि इनको याद है लेकिन लिखा तो है नहीं, तो हमें ये लिखना पड़ेगा। कोई ऐसा लोक सेवक जिनने एजुकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया हो। बिल्कुल आप सर, एग्जाम्पल क्या निकाला आपने? आप ज्योति जी का नाम लिखिए, उन्होंने क्या कार्य किया लिखिए, तो आपको पता पड़ेगा ना। प्रशासनिक एक उदाहरण लिखेंगे। आपने ज्योति जी का लिखा, उन्होंने क्या कार्य किया वो लिखा। बच्चियों को, महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया। निपुण भारत योजना भी अभी हमारी चल रही है, वह भी तो 15 साल से ऊपर की आयु को भी जोड़ रही है। मैं तो इसमें और आगे जाता हूँ, आजकल डिजिटल लिटरेसी चल रही है, डिजिटल साक्षरता, कि फोन भी आना चाहिए, हमें नई स्किल सीखनी चाहिए। समाज सुधार एक व्यापक अवधारणा है, इसे हम उस तरीके से नहीं मान सकते कि जाति धर्म, ये हम अलग अलग डायमेंशन। यहाँ अगर मैं 10 पॉइंट लिखता हूँ, हालांकि मैं एजुकेशन नंबर 1 पे नहीं लिखता, क्योंकि एजुकेशन सीधा सीधा उस तरीके से नहीं जोड़ रहा, परंतु हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी मैं अगर बात करूं, यहीं पे दूसरा बिंदु, जनजातियों का उत्थान। जिन जनजातियों को उद्धार के लिए हम क्या क्या योजनाएं चल रही है। हम इकोनॉमिक सर्वे में वापस घुसते हैं।
प्रशासन इस प्रकार से जनजाति को उद्धार करेगा। आपकी जो भी लाइन लिखनी है वो लिखिए, उदाहरण लिखिए कि इस योजना को चलाकर। योजना भी तो है, बहुत सारी योजनाएं चल रही है, हमने रिजर्वेशन का दिया है। कोई ऐसा प्रशासक जो आपको याद हो जिन्होंने ट्राइब्स के साथ कनेक्ट करके उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास किया हो, जिससे उनका उत्थान हो? क्योंकि गोविंद गिरी जी लिख सकते हैं, हम प्रशासन की बात कर रहे हैं तो हम प्रशासनिक उदाहरण लेना ज्यादा पसंद करेंगे। कोई आईएएस हो या आरएएस हो जिसने ऐसा काम किया हो। मैं यहाँ पर अपने स्प्रिंग बोर्ड के ही जो बुक है उसके पीछे लिखे हुए उसके उदाहरण भी लेके आया हूँ, वहां भी आप देख सकते हैं। जी सर, आपके उदाहरण अलग होंगे, मैं आप जो भी आपके हों उनका कार्य जरूर लिखेगा कि दिनेश जी ने ये किया। पोमा टूडू मैम है, उन्होंने पहाड़ी पर चढ़कर उनसे बात की, उनकी कमियां जानने का प्रयास किया कि उन्हें क्या क्या शिकायत है प्रशासन से, जिससे वे प्रशासन से भी जुड़ेंगे और जो आधुनिक अवधारणा है उससे भी जुड़ेंगे। इससे उनका सामाजिक उत्थान होगा। इसमें आप आगे बढ़ाइएगा, स्वयं के हिसाब से लिखने बैठेंगे ना, इस तरीके से लिखिएगा कि जनजातियों के लिए क्या क्या उत्थान किए जा सकते हैं। तीसरा, मैं तो कह रहा हूं सीधी सीधी बात है, पॉलिसी बनाता कौन है? प्रशासन। क्रियान्वयन कौन करता है? उसका मूल्यांकन कौन करता है? प्रशासन प्रशासन प्रशासन। पॉलिसी का नियम बनाना, क्रियान्वयन करना, उसका मूल्यांकन करना। अब पॉलिसी किस प्रकार की बनानी है यह भी तो देखना पड़ेगा। सभी के लिए सामाजिक सुधार करने वाली पॉलिसी बना सकते हैं हम। इसके अलावा हम हेल्थ सेक्टर पे देख सकते हैं। कोरोना आया था, हम सभी कोरोना से परिचित हैं। मैं भिलवाड़ा से हूँ, भिलवाड़ा मॉडल बहुत चर्चा में आया था, वहां के कलेक्टर राजेंद्र जी भट्ट ने बनाया था। सामाजिक सुधार है नहीं, परंतु समाज के लिए कल्याण की भावना तो है। उदाहरण सामाजिक सुधार से जुड़ नहीं रहा है ये, पर समाज से जुड़ाव तो है। अब हम हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे तो भी इंप्रूवमेंट होगा। पहले जो हमारी जीवन आयु थी वह काफी कम थी, लेकिन हेल्थ में सुधार कर रहे तभी तो हो रही है। इसके अलावा जो प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं, उन्हें भी तो प्रशासन ही नियंत्रण लाएगा। जैसे कि अभी देव उठनी 11 आने ही वाली है परसों, तो अभी प्रशासन की सक्रियता आप ही देखिएगा कि प्रशासन जितना ज्यादा सक्रिय रहेगा उतने ही बाल विवाह कम होंगे। इसी तरीके से आप और सोच सकते हैं। मैं कह रहा हूं पर्यावरण समाज सुधार में नहीं है, परंतु एक उदाहरण तौर पर तो आ रहा है ना कि मैंने पर्यावरण मेरे दिमाग में आया, लेकिन यार पर्यावरण समाज सुधार तो नहीं है। इस प्रकार से सोचिए। जब आप सोचेंगे तो आपके लिए जाति भी आएगी। यहाँ महिलाएं मैंने कहीं चर्चा नहीं की अभी, महिलाओं का तो समाज सुधार में अग्रणी योगदान है। महिलाओं के लिए जो महिला कलेक्टर ने किया हो, मुझे टीना डाबी मैम का उदाहरण याद आता है। उन्होंने भी नवो बाड़मेर नाम से भी एक कार्यक्रम चलाया था, जो भी हम करंट अफेयर में पढ़ रहे थे। करंट अफेयर में पढ़ा, लिख दिया, नवो बाड़मेर में महिलाओं के लिए कार्य किया, ये टीना डाबी मैम ने किया। चौथा पॉइंट हो गया कि टीना डाबी मैम ने महिलाओं के लिए क्या क्या, महिलाओं को कैसे उत्थान करेंगे, महिलाओं को कैसे इस भूमिका में हम लाएंगे, महिलाओं का उत्थान हो गया। क्या हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं? सोशियोलॉजी के पॉइंट बोलते जाओ, समाज सुधार हो जाएगा। अपने सिलेबस में लिखा हुआ है सोशियोलॉजी के लिए, वृद्ध जनों के लिए। इस प्रकार से आप पॉइंट बनाते जाइए, इकोनॉमिक सर्वे की स्कीम डालते जाइए और करते जाइए। पॉलिसी का क्रियान्वयन है, बिल्कुल है, उदाहरण आपको लिखने पड़ेंगे। मैं आपको यहाँ पर उत्तर छपा छपाया बता नहीं रहा हूँ कि इस प्रकार से ये उत्तर है, रट लो, अगली बार कोई समाज सुधार जुड़ा हुआ है तो ये पॉइंट छाप देना, नहीं, सोचना सिखा रहा हूँ। जैसे मैंने एनवायरमेंट बोला, लेकिन वो एनवायरमेंट यहाँ फिट नहीं होगा कि मैं आपको एक पेड़ माँ के नाम कह तो दूं, परंतु वो सही में सामाजिक सुधार से उतना जुड़ाव नहीं रख रहा है। तो वह पॉइंट अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा ना तो मैं आखिरी में ऐड करूंगा। इस प्रकार के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, हम चर्चा करते हैं। मैंने आपके साथ ये कुछ भी डिस्कस नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि इस प्रकार से आगे आगे बढ़ेंगे तो आपके सोचने समझने की क्षमता बढ़ती जाएगी। हम रोज इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ मिलेंगे तो सोचना सीखेंगे साथ में मिल बैठ के, और आप इसी उत्तर को घर जाकर अवश्य लिखिएगा। इसी उत्तर को अगर आप लिखेंगे तो हमने 4 पॉइंटों की चर्चा की, महिला किया, आदिवासियों का किया, पॉलिसी का क्रियान्वयन किया, या फिर बनाना अपलिफ्टमेंट किया। हम अलग अलग डायमेंशन सोच सकते हैं। आप में से किसी को और समाज सुधार के लिए कुछ सोचने में आ रहा हो तो सोचिए, क्योंकि हमारे पास तो उदाहरण है। ज्योतिबा फूले ने किन के लिए काम किया, विवेकानंद जी ने किन के लिए काम किया, बी आर अम्बेडकर जी ने किन के लिए काम किया। सोचिए, समाज सुधार ही है। प्रशासन कैसे करेगा? आज हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर ही पकड़ लीजिए, क्या हम किसानों के लिए भी समाज सुधार नहीं कर सकते? क्या हम ऐसी रीति विधियां जो हमारे पास है, कुप्रथाएं, उनको खत्म करके हम प्रशासन लोगों में अवेयरनेस ला सकते हैं? सिंपल एक और पॉइंट जोड़ दो लो, जो
हमारे एनजीओ है उनके साथ जुड़कर, क्योंकि वह समाज सुधार का ही कार्य कर सकते हैं, एनजीओ को बढ़ावा देवे, एनजीओ को प्रशासनिक गतिविधियों में शामिल करें। बहुत सारे ऐसे एनजीओ है जो बच्चों के लिए कार्य करते हैं, जो वृद्धजनों के लिए कार्य करते हैं, जो महिलाओं के लिए कार्य करते हैं। उस प्रकार से एनजीओ से भी, सिविल सोसाइटी से भी जुड़ सकते हैं। तो आप ये सोचिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2-4 प्रश्न में अपन सोचना सीखेंगे। कल आएंगे, कल लिखना, लिख के लेके आना, बताना। मैं नहीं हूं तो कोई बाहर बैठे रहते हैं सिलेक्टेड, उनसे चेक करवाना। आपको अवश्य इस तौर पर मदद मिलेगी। वैसे कल भी मेरी यहाँ प्री वाली क्लास रहेगी। अब ये एक प्रश्न है जो सोशल रिफॉर्म्स वाला है। मैंने आपको ये इसलिए है क्योंकि वहां इस प्रकार का पेज मिलेगा आपको, इसी प्रकार का ये प्रश्न आया हुआ है, मैंने वहीं से कट किया है। ये सही से आपको दिख नहीं पाता, इसलिए वो अलग से लिखवाया गया था। इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको आपका इंट्रोडक्शन करना है। यहाँ तक आ जाइए, कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर 1 जो भी लिखना है अपने को, पॉलिसी का क्रियान्वयन वगैरह वगैरह वगैरह, यहाँ तक लिख दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप पॉइंट दिखाएंगे ना कि मैं महिलाओं के बारे में लिख रहा हूँ, महिलाओं के बारे में लिख रही हूँ, उसको आपने दिखाया, मोटा पेन यूज मत कीजिए, कोई बात नहीं, डब्बा बना दीजिए महिलाओं के लिए, फिर सेमीकोलन बना के लिखिए कि महिलाओं के बारे में मैं क्या लिख रहा हूँ। लिखेगा तो सही ना कि समाज सुधार में महिलाओं को इसने लिखा है, शिक्षा को लिखा है, स्वास्थ्य को लिखा है, आदिवासियों को लिखा है, जनजातियों को लिखा है, कुप्रथाओं को हटाने के लिए लिखा है, अलग अलग पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए लिखा है। मैं और कह रहा हूँ, यहाँ मैंने लास्ट में ही ये कुछ है, आपको सही से नजर नहीं आ रही होगी, पर ये उदाहरण है। वो आपके लिखाए हुए होंगे, नहीं लिखाए होंगे तो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता के उदाहरण है, गैर पक्षपात के उदाहरण है, सहानुभूति के उदाहरण है, जवाबदेही के उदाहरण है, ईमानदारी के उदाहरण है, दृढ़ता के उदाहरण है, सेवा की भावना के उदाहरण है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, आपको और मिल जाएंगे। यहाँ नहीं है तो ईश्वर गुर्जर सर की जो पीडीएफ अभी डाली थी टेलीग्राम पे, जो आपके अवेलेबल है, वहां से भी आप उठा सकते हैं। सर ने हमको मेंस के टाइम पढ़ाया था। ये तो चंद उदाहरण है, ऐसे अनेकों उदाहरण है जो आप लेकर, जैसे कि कहीं भी ईमानदारी का कुछ लिखने का आया, लिख दीजिए ईमानदारी में। आप लाल बहादुर शास्त्री जी का लिख दीजिए, ई श्रीधरन जी का लिख दीजिए, अशोक खेमका जी को तो ईमानदारी की एक मिसाल के तौर पर जाना जाता है कि इतने सारे ट्रांसफर हो गए, ईमानदार रहे। तो ये उदाहरण लिखिए, इनसे भी तो ये भी समाज सुधार का ही कार्य है। ईमानदारी, ईमानदारी से अगर आप कोई कार्य करेंगे तो भी आपका भला ही होगा। इस प्रकार से दृढ़ता, दृढ़ रहना ही पड़ेगा अपने निर्णयों पर। अगर आप पुलिस प्रशासन में हैं और आप अपने निर्णयों पर दृढ़ नहीं रहेंगे, इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं, आपको और प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब अपन अगले क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं, क्योंकि तो समय भी हमारे पास उतना ही है। ये एक और नीति शास्त्र का ही प्रश्न ले लेते हैं कि इसमें आप पढ़िए, प्रश्न पढ़िए पहले आराम से। क्या पूछ रहा है वो निकालिए। मैं कह रहा हूं अपन ने पहला क्वेश्चन इतने अच्छे से डिस्कस नहीं किया, कोई बात नहीं, परंतु सीख तो रहे हैं ना कि क्या पूछ रहा है। अगर वहां अपन यही पता नहीं कर पाएंगे कि क्या पूछ रहे हैं और क्या जवाब देना है, तो अपन धूल में लट्ठी मार रहे हैं। फिर तो क्या है, कुछ भी लिखा है लिखा है, फिर कट ऑफ 208 जाती है, 208 में भी अपन पार नहीं पा पाते। यही कारण होता है कि अपन कुछ भी लिख के आ रहे हैं और सोच रहे हैं मैंने अच्छा लिखा है। सवाल में जो पूछा है वही लिखना है। क्या क्या पूछ रहा है ये? पहला क्वेश्चन, नैतिक द्वंद्व से आप क्या समझते हैं? अलग अलग प्रकार के पहले नैतिक द्वंद्व की परिभाषा है। आपने यहां बोला है, मैं आपकी बिल्कुल बात मान रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन है, मैंने वही बोला था कि पहले पहचानिए कि क्या ये नैतिक द्वंद्व में 5 नंबर में समझा दूंगा तो कार्य हो जाएगा क्या? नहीं, 5 नंबर का है ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का इसका वेटेज होगा, अंदर अंदर मार्किंग होती है। तो मुझे नैतिक द्वंद्व को 2 मार्क्स में ही समझाना है, बस, इससे ज्यादा नहीं। नैतिक द्वंद्व क्या है? इसे कि दो अच्छे, दो हमारे लिए दो लाभकारी चीजें होती है, उनके बीच में हमें कोई द्वंद्व होता है। ये परिभाषा आपके नोट्स में लिखी हुई है, बेहतर तौर पर आप उसे अच्छी शब्दावलियों में गूंथ कर लिख सकते हैं। तो नैतिक द्वंद्व को आप समझाइए पहले। कुछ नैतिक द्वंद्व के प्रकार भी है, जैसे विकास बनाम पर्यावरण। इस प्रकार के 5, 7, 10 नैतिक द्वंद्व है। 2-3 लिख दीजिए कि इस प्रकार के नैतिक द्वंद्व होते हैं। विकास बनाम पर्यावरण हो गया, पारदर्शिता बनाम गोपनीयता हो गया, और ये पब्लिक और प्राइवेट वाला तो यही लिखा हुआ है, ये तो अपने को लिखना ही है बाद में, तो इसको अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। 2-3 लिख दीजिए कि इस प्रकार के नैतिक द्वंद्व होते हैं प्रशासन में, कि पर्सनल जीवन और प्रोफेशनल जीवन जो अपन एक्सप्लेन करेंगे, खुद का जीवन बचाना और
सत्यनिष्ठा रखना। कितनी बार ये होता है कि जीवन पे भी बात आ जाती है प्रशासन में। उस प्रकार के भी बहुत सारे नैतिक द्वंद होते हैं। अब हम अगला प्रश्न पढ़िए, अगला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है। ये प्रश्न 2023 का, शायद हाँ 2023 का है, आरएस मेंस 2023 का। वहीं आएगा, वहीं हाथों हाथ सोचना पड़ेगा। कैसे सोचोगे? रोज उत्तर लिखोगे तब सोचोगे। कुछ चीजें होती है, मैं यही प्रश्न क्यों लेके आया हूँ। बाकी सब तो चलो नोट्स की लाइनें थी, लिख देंगे, पर उनसे हम नोट्स की लाइनें लिख देंगे तो सीखेंगे कहाँ? यहाँ आप विचार करोगे, घर जाके लिखोगे तो सीखोगे। कल भी ऐसे ही प्रश्न लेके आऊंगा, परसों भी लाऊंगा। धीरे धीरे सोच तो बनेगी कि इन प्रश्न को पढ़ना है पहले, फिर पढ़ के देखना है कि पूछ क्या रहा है, और फिर हमें जवाब क्या देना है। पहले हम ये सीखेंगे कि करना क्या है, फिर दूसरों से अलग कैसे होना है वो बात के बाद में सीखेंगे। अभी मैं आपको ऐसे भयंकर भयंकर उदाहरण देना भी नहीं चाह रहा हूँ, बाद में सीखेंगे बिल्कुल। उसी जैसे कि यही प्रश्न था पहला वाला, इसमें मैं अगर आपको अभी सही कंक्लूजन ऐसे बताने लग जाऊं कि शीलम परम भूषणम की के मोटो को साकार करने के हेतु सोशल रिफॉर्म किए जा सकते हैं, या फिर शीलम परम भूषणम की भावना को रखकर हम सर्वे भवंतु सुखीने को अपना सकते हैं। इस प्रकार के कंक्लूजन है जो हम बाद में सीखेंगे। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, दो अच्छे अच्छे शब्द यूज किए और मेरी भाषा में गूंथ दूंगा। चलो अभी नहीं गूंथ पाया अच्छे से तो बाद में गूंथ दूंगा कि शीलम परम भूषणम को रख के हम सर्वे भवंतु सुखी कर सकते हैं। शीलम परम भूषणम का अपने आप में ही बहुत महान मतलब है कि आप अपना जो चरित्र है वही अपना सबसे बड़ा आभूषण है। तो जब प्रशासन इस तरीके से भावना रखेगा तो सर्वे भवंतु सुखी न होगा, मतलब सभी का भला होगा, समाज का कल्याण होगा, समाज सुधार होगा। ये कंक्लूजन की लाइन हो सकती है, पर ये चीजें हम बाद में सीखेंगे। अभी अपन अर्ली स्टेज पे है, तो ऐसे एकदम बारी बारी आपको फैंसी चीजें बता के मैं उस तरह भी नहीं ले जा सकता। पहले हम सीखेंगे कि इसकी अंदर पूछ क्या रहा है, करना क्या है, फिर इन चीजों पे आएंगे कि बेहतर कंक्लूजन कैसे होता है, बेहतर इंट्रोडक्शन कैसे होता है। मैं तो मोदी जी कुछ शब्द बोलते थे, उन्हें नोट कर लेता था और वही कर देता था। बढ़िया बढ़िया शब्द उनके तो लिखने वाले हैं कि उन्होंने अभी बोला था कि 2047 का हमारा जो लक्ष्य है, उनके लिए भी उन्होंने बोला था कि 24x7 42047, 24x7 हम काम करेंगे 2047 के लिए। बन रहा है ये, मैं कहीं भी लिखाऊंगा 24x7 42047, ब्रैकेट में लिख दूंगा विकसित भारत। विकसित भारत के लिए हम कार्य कर रहे हैं। जब वो प्रश्न फिट आएगा तब लिख दूंगा। इस प्रकार के जो आप भाषण सुने ना, उन भाषणों से बहुत कुछ निकाल सकते हैं। जो हम पॉडकास्ट भी देख लेते हैं, रील्स भी देख लेते हैं, वहां से कुछ गेनफुल लगे तो लिख लो। मुझे आज भी याद है 2047 को, अच्छा लगा था यार, क्या बात बोली 2047 फोर 24x7 फोर 2047, कहीं भी चिपका दूंगा आंसर में, अच्छा भी लगेगा अगले आदमी को। और नीचे वो लिख दूंगा भाई नरेंद्र मोदी, अगर मन किया मेरा तो, नहीं तो मेरा ही है ये कथन फिर। इस प्रकार से हम आगे उसी प्रश्न पर चलते हैं वापस जिसपे हम चर्चा कर रहे थे। अब अगला प्रश्न क्या है? क्या किसी नैतिक संघर्ष की स्थिति में वैयक्तिक नैतिकता को वृत्तिपरक नैतिकता पर वरीयता दी जानी चाहिए? क्या पर्सनल जो एथिक्स है उसको प्रोफेशनल एथिक्स पे देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? प्रश्न आप समझ चुके हैं क्या पूछना चाह रहा है ये? मतलब पर्सनल को प्रोफेशनल से ऊपर रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता, और किस में पूछ रहा है? अब मोरल, अब आप बताइए कि ये एक जो अपना कॉन्फ्लिक्ट है स्व बनाम वह वाला, उस पे प्रश्न है। तो इस पे भी हम अगर सोचे कि क्या रखा जा सकता है क्या, मैं उदाहरण देता हूँ, पहला ही उदाहरण मैं मारता हूँ, ये अभी याद आया एकदम। महाभारत सबने देखी है? दुर्योधन और उनके पिता धृतराष्ट्र ने पर्सनल को ऊपर रखा था, प्रोफेशनल को नीचे रखा था। वो राजा थे, परंतु उन्होंने अपना पुत्र धर्म निभाना बेहतर समझा। आप आगे की कहानी सभी जानते हैं। ये उदाहरण से शुरुआत करें, इस प्रकार के कुछ ही चीज लिखे तो वजन तो पड़ेगा ना बात पे कि यार पर्सनल पे अगर आप हावी रहेंगे तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ बिगड़ जाएगी। हालांकि आपको इस प्रश्न में एक तरफ झुकाव नहीं रखना है, पहले कुछ चीजें बतानी है कि पर्सनल से भी हम प्रोफेशनल पे कुछ चीजें सीख सकते हैं, परंतु नैतिक द्वंद्व में वो बात काम में नहीं आएगी। जैसे आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि पर्सनल से अपन क्या क्या सीख सकते हैं, नोट्स की चीज पूछ रहा हूं मैं कि अपन अपने पारिवारिक चीजों से जो अपन प्रोफेशनल लाइफ में क्या चीजें अपना सकते हैं। बिल्कुल, हम परिवार में रहते हैं तो हम अनेक लोगों के साथ रहते हैं, अनेक लोगों से कुछ ना कुछ चीजें सीखते हैं।
तो वो जो चीजें सीखते हैं ना, उन्हीं को हम अपनाते हैं। तो हम मैनेजमेंट करना भी सीखेंगे लोगों का, हम प्राथमिकता देना भी सीखेंगे, हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो भी इंप्रूव होगी। परंतु यहाँ फिर से आप देखिए कि प्रश्न क्या है, यहीं अपन फिसल जाते हैं। नहीं, पर्सनल एथिक्स अगर प्रोफेशनल के ऊपर जाएगी, हर मामले में नहीं। अगर आप पारिवारिक तौर पर ही देखेंगे तो जा सकती है, परंतु अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आप पर्सनल को आप प्रोफेशनल से ऊपर नहीं ला सकते। जैसे कि एक और उदाहरण बता देता हूँ, आप इस आंसर खुद ही लिखिएगा, मैं आपको यहाँ कुछ नहीं बताने वाला हूँ, या आप खुद लिखिएगा, कल चेक कराइएगा, क्योंकि अगर अपन ऐसे ही डिस्कस करने लग गए तो फिर दूसरे क्वेश्चन भी डिस्कस हो नहीं पाएंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, इसको लिखिएगा। जैसे एक दुर्योधन वाला एग्जाम्पल बताया, एक सर ने भी यहाँ पर क्लास में डिस्कस कराया होगा कि कोई कोच है, सिलेक्शन टीम में बैठा है, और वो पर्सनल को रखेगा, उसका ही बेटा है या कोई है, तो वह उसे कोई टीम में सिलेक्शन में देखा प्रायोरिटी, ये उसके क्या प्रोफेशनल कार्य के साथ उसने कार्य वो किया क्या? नहीं। इस प्रकार से इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, आप जब लिखे ना, ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिया था मैंने, तो इसको आप जब लिखे तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि मुझे एक साइड झुक के उत्तर नहीं लिखना है, क्योंकि हर जगह प्रोफेशन आगे नहीं बढ़ सकता, परिवार भी जरूरी होता है। परंतु जब लास्ट में आप कंक्लूजन लिखे उत्तर का, तब ये जरूर कीजिएगा कि अगर प्रशासन है, और प्रशासन के लिए प्रोफेशन ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि प्रशासनिक चीजों में हमारे पास विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं। अगर हम पर्सनल चीजों को ऊपर लाने लग गए तो हमारे पर्सनल प्रॉफिट के लिए भी काम करने लग जाएंगे। इस प्रकार से आप उत्तर को गूंथिएगा, एक पक्षीय उत्तर मत दीजिएगा, जब भी आप लिखे और चेक करवाइएगा। मैंने आपको दो उदाहरण तो बता ही दिए, आप भी सोचिएगा, क्योंकि जैसे धृतराष्ट्र और दुर्योधन वाला उदाहरण बताया है, इस प्रकार से आपके दिमाग में भी अवश्य उदाहरण आएंगे अगर आप सोचेंगे तो। मान लीजिए इस उत्तर को लिखने में आपको 20 मिनट लगे, आज 25 लग गए, कभी ना कभी तो स्पीड। मैम कैमरा चल रहा, मजा माफ करता। वो पर्सनल प्रोफेशनल ऐसा कुछ नहीं है, वो हर बार अलग अलग होता है। मैं बाद में बात कर लूंगा उस बारे में, पहले अगली अगली बात कर लेते हैं हम, अगले प्रश्न पर मैं डिस्कस कर लूंगा। हर बार रहता है वो, कभी किसी का, कभी किसी, कभी कौन। नहीं पता ना, कुछ नहीं होता ऐसा। ये वही प्रश्न है, मैंने यही दिखाने का प्रयास किया है कि आपको जो उत्तर लिखते हैं ना आप, तो यहाँ पर आपको जो कॉपी होगी आपके सभी के पास अवेलेबल, उसी में लिखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जो लाइंस है ना, 2023 में तो कुछ और खेल हो गया था हमारे साथ, कि किसी में तो लाइंस इतनी छोटी छोटी दे दी, बिल्कुल जो कॉपी की आपकी लाइनें होती है ना, उससे भी छोटी कर दी कभी तो, और किसी किसी में इतनी मोटी मोटी कर दी। पहले जो स्टैंडर्ड लाइन आती थी वो इतनी बड़ी बड़ी ही आती थी, तो उससे पता होता था कि क्या करना है। परंतु ठीक है, तो इस प्रकार के आप इन कॉपीज पे प्रयास कीजिएगा, ताकि हम लिखना सीखे। ब्लैंक पे तो बिल्कुल मत लिखिएगा, यूपीएससी स्टाइल होती है वो। चलो आसान से प्रश्न की ओर आते हैं। ये अपने राजस्थान की बातें हैं, तो राजस्थान में तो आपको मैं क्या ही बताऊं, आप तो मुझसे आगे जानते हैं। तो इस प्रश्न को पढ़िए, इसमें क्या क्या पूछा गया है वो बताइए। सिर्फ सोचिए, पहले 10 से 15 सेकंड लेना है। मैं क्या करता था, जब भी मेरे पास प्रश्न आता था ना, पेन लेता था, गोले मार देता था। आरपीएससी में भी ऐसे ही गोले मारे प्रश्न पर। अगला आदमी देख भी रहा है तो उसको पता तो पड़ रहा है, यार आदमी ने गोले भी तो मारे हैं, कि इसने पूछा क्या है, इम्पैक्ट किसका, नंबर एक, नंबर दो किस पे। अब पॉपुलेशन का चैप्टर आपने पढ़ लिया है, उसी से आपको तोड़ मरोड़ के ये उत्तर लिखना था। मैं नोट्स के प्रश्न नहीं लाया हूं ऐसे बिल्कुल, कि आप पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक वही लिख दीजिए, क्योंकि वो प्रश्न भी आते हैं। मैं तो चुनिंदा प्रश्न लाया हूं, जिससे कि सीख सके अपन कि जो प्रश्न, वही भाषा लिखनी है अपने नोट्स की। जैसे कि वो पिछला पर्सनल और प्रोफेशनल वाला भी किया, आपके लिखा हुआ है, पर उसी को तोड़ मरोड़ के अच्छे शब्दों में लिखना है। और कुछ कुछ चीजें सोच जानी है, जैसे महाभारत सबने देखी थी, मैंने भी देखी थी, लिख दिया। कोच वाला उदाहरण सर ने डिस्कस ही किया है। और भी कोई उदाहरण आपके दिमाग में याद आए, लिख दीजिएगा, हाथों हाथ पेन और माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन हो जाएगा आपके। इसमें हमें लिखनी है कि क्या क्या प्रभाव होते हैं जनसंख्या वितरण पर, भू आकृतिक व जलवायु के प्रभाव का विवेचन कीजिए। ठीक। अब आप स्वयं सोचिए कि इसको आप कैसे टैकल करेंगे। मैं होता तो दो मैप बनाता,
राजस्थान का है, ज्योग्राफी का प्रश्न है, मैप नहीं बनाए तो कोई आप जब आपके जो ये भू आकृतिक शुरुआत होती है, सर ने एक बहुत बढ़िया मैप बनवाया होगा और लिखा होगा कि थार के मरुस्थल का 61% या कुछ 66% ऐसे कोई भाग है, उसकी 39% जनसंख्या रहती है। फिर अरावली में आप आए होंगे, जब आपको वहां का एरिया बताया होगा और वहां की पॉपुलेशन लिखाई होगी। हाड़ौती में 6 पॉइंट के आसपास 6.89 6.5 ऐसे कुछ है, उसमें कितनी जनसंख्या रहती है। वहीं 23% आपके मैदानी क्षेत्र में है और वहां की जनसंख्या कितनी है। तो कुछ नहीं करना, मैप बनाना आप सबको आता ही होगा, राजस्थान का तो मिनिमम आता ही होगा, इंडिया और वर्ल्ड का भी सीखना चाहिए वैसे तो, पर राजस्थान का यहाँ मैप बना दीजिए, मुझे शायद बोर्ड पे सही बने ना बने, कोई बात नहीं यार, पेंसिल क्या करेंगे, बन गया, ठीक है, लग रहा है राजस्थान है। थोड़ा बढ़ गया, हाड़ौती बढ़ गया, वागड़ बढ़ गया, कोई बात नहीं। परंतु हम यहीं पे देख सकते हैं कि यहाँ पर थार का मरुस्थल कहाँ तक है, कितना परसेंट एरिया है ये, वहीं लिख देंगे हम जितना भी एरिया है और जितना भी पॉपुलेशन है। 39% जनसंख्या रहती है इतने एरिया में। कारण क्या है वो इम्पैक्ट में यहाँ डिस्कस करेंगे, पर एक मैप तो बना दे कि अगले आदमी को पता पड़े कि ये बता रहा है मुझे इतना प्रतिशत एरिया है और इसमें इतनी परसेंट जनसंख्या है। मैंने आपको ये आपका नोट से पहले पेज चैप्टर से उठाया और यहाँ छाप दिया। आप सबके कॉपी में तो पहले पहले शायद कोई 20 से 25 पेज पे लिखा होगा, क्योंकि पहले बेसिक जानकारी देते हैं, फिर ये पहले ही चैप्टर की दूसरे पेज पे लिखा रखा है। फिर अरावली, यहाँ अरावली मार्क किया, हल्का शेड कर सकते हो आप और लिख दो अरावली कितनी परसेंट पॉपुलेशन रहती है और कितनी परसेंट जनसंख्या है। 9%, और रहते कितने लोग हैं, 11% के आसपास, 10-11% के आसपास रहते हैं। ठीक है, फिर ये हाड़ौती वाला जो एरिया है, यहाँ तो 6.89 ऐसे कुछ पॉपुलेशन रहती है, और कितना जनसंख्या है यहाँ पर, शायद 11% के आसपास है यहाँ पे भी, 10 या 11, 10 पॉइंट कुछ है। आपको बेहतर याद है ना, मेरे तो चलो छूट गई ये चीजें, पढ़ना पढ़ाई की हुई नहीं, तो लगभग का आंकड़ा याद है, पर आप जब मेंस लिखने जाओगे तो फ्रेश होंगे ना। ये अपना मैदानी इलाका हो गया। अब जब अपन देखेंगे तो इसके बेसिस पे ही ये पूरा यहाँ का गेम हो जाएगा। अब हम प्रभाव लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कि राजस्थान का इंट्रोडक्शन, जैसे राजस्थान ज्योग्राफी में इतने इंट्रोडक्शन की भूमिका नहीं होती है। इंट्रोडक्शन की भूमिका उन प्रश्नों में होती है जैसे कि नीतिशास्त्र हुआ, एथिक्स हुआ या पॉलिटी हुआ, इनमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन अच्छा चल जाएगा। राजस्थान ज्योग्राफी में कंटेंट लिखो और आगे बढ़ो, कंटेंट के नंबर है। तो फिर भी लिख सकते हैं कि राजस्थान जो कितने एरिया में फैला हुआ है, इतनी जनसंख्या है, घनत्व है, और ये है। फिर इम्पैक्ट लिखते हैं, पहला नंबर डालेंगे यहाँ मोटे पेन से, मैं मोटे पेन से डालता, आप मोटे पेन से नहीं लिखो कोई बात नहीं, उसे यूं यूं करके कुछ, मैं 2 पेन यूज करता हूँ। यहाँ आप लिख दीजिए कि भू आकृतिक आधार पर क्या क्या प्रभाव पड़े, भू आकृतिक आधार पर क्या क्या प्रभाव पड़े, आप मुझे बताइए। ये मैप रहा आपके सामने, और आराम से बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सभी कारण सभी को पता है ना, बस उन्हें लिखने का तरीका है, क्योंकि ये आसान प्रश्न की श्रेणी में आता है, इसको सभी लोग आराम से अटेंड कर सकते हैं। पहले तो चलो सोचना पड़ रहा था, इसमें कुछ सोचने जैसा है भी नहीं, हमें बिल्कुल बस इसको प्रेजेंट कैसे करना है, ये प्रश्न इसलिए उठाया गया कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। कि मैं अगर लाइनों में लिख दूं कि उच्चावच भी हो गया, और हमारे थार के मरुस्थल का ये कारण है कि थार के मरुस्थल में ऐसी रहती नहीं है, तो वहां लोग ज्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल ये कारण आप लिखेंगे। चलो अपन ने भू आकृतिक लिखा, मोटे पेन से लिखा, डब्बा और बना दिया। भू आकृतिक के अंदर नंबर 1 पॉइंट, थार का मरुस्थल, ये कारण है। उच्चावच कारण हो गया, पहाड़ियाँ, विकट पहाड़ियों में रह नहीं सकते। माउंट आबू बढ़िया मौसम रहता है लेकिन रह नहीं सकते। उदयपुर में भी पहाड़ियाँ है, परंतु जयपुर का घनत्व तो 595 है। भरतपुर का तो, चलो जयपुर तो शहर हो गया मान लो, 595 2011 के आंकड़े हैं, आज के नहीं। अब तो ये शायद 800 के 900 के आसपास चला गया होगा अवश्य। भरतपुर देख लो, भरतपुर भी तो 500 से ऊपर है। दौसा देख लो, कारण क्या है, कारण क्या है, एग्रीकल्चर है, जमीन प्लेन है, यहाँ पहाड़ियाँ इतनी नहीं मौजूद है, यहाँ मरुस्थल जैसी कोई चीज नहीं है, नदियां हैं, पानी है, आपका इंडस्ट्री होती है, ये कारण नंबर 1 लिखो। कारण के साथ साथ आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते जाइए कि जयपुर की जनसंख्या इतनी है, 60 लाख के 66 लाख के आसपास जो भी है, इसका घनत्व इतना है, दौसा का इतना है, भरतपुर का इतना है। अगर आपको मैप बनाना है तो बिल्कुल बना लीजिए, और एक और अपने पास साइड में जगह जगह है। जिम्मे जैसलमेर का 17 है तो क्यों है, उसका भी एक कारण है। और भी कोई ऐसी जगह है जहां और कम है, क्यों है। एक छोटा सा और मैप बना लीजिए और लिख दीजिए कि यहाँ पर, जैसे मैप बना लीजिएगा यार,
अरे मैम पेंसिल वापस रखो और कौन करे। ठीक है, बना लीजिए। यहाँ भरतपुर, यहाँ दौसा, यहाँ जयपुर, यहाँ करौली, इन सबका घनत्व ज्यादा है तो यहाँ 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 मार्क कर दीजिए। ये रहा, ये रहा, ये रहा। कारण वही कारण लिख दीजिए, कोई बात नहीं। पानी है, पानी है तो इंडस्ट्री है, खेती है, और भी बहुत सारे कारण है, प्लेन्स है। जबकि ये मार्क किया, ये पूरा एरिया। आपको जैसलमेर का घनत्व तो सभी को याद है, उसके आसपास ही अपना बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, चूरू है। 100 से कम है, ये तीन तो 100 से कम है। तो वहां लिख सकते हैं कि जहां 500 से ऊपर जा रहे घनत्व वहीं 100 से कम है। क्यों? पानी नहीं, खेती नहीं हो सकती, मरुस्थल है, तापमान बहुत होता है, रात का तापमान, दिन का तापमान। चूरू के लिए भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, इन्हीं चीजों को आप अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे ना, यही हम निकाल रहे हैं यहाँ से, कहीं लिखा हुआ तो है नहीं। और बिल्कुल सामाजिक, मतलब कॉमन थिंकिंग वाली चीजें हैं ये सब, तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर और क्या लिखेंगे, चलो मैं और बताता हूँ। फिजियोग्राफी है, पानी बताया, इंडस्ट्री था ना, इंडस्ट्री। तो जहां पर एम्प्लॉयमेंट होगा, इंडस्ट्री होगी, वो भी भू आकृतिक इसलिए आ रहा है क्योंकि हाड़ौती के पठार में अगर कुछ सामान निकल रहा है ना, तो वहां इंडस्ट्री लगेगी। अगर जावर माइंस से चांदी निकल रही है ना, तो वहां पूरी माइंस का एरिया इकट्ठा होगा, तो वहां रोजगार के लिए लोग आएंगे। भू आकृतिक है। इसको आप उस तरीके से रिलेट नहीं कीजिए, तो इस तरीके से कीजिए कि अरावली में अगर कुछ खदानें हैं तो वहां लोग रहेंगे, चाहे भले ही पहाड़ हो। भू आकृतिक है ये भी। बिल्कुल आपको साफ साफ नहीं दिख रहा, परंतु है कुछ तरीके से कि जब हाड़ौती के पठार या फिर भरतपुर में, धौलपुर में देख लीजिए, पत्थर, लाल पत्थर, वहां भी तो पहाड़ियां है, लाल पत्थर निकलता है। लाल पत्थर के कितने कारखाने खुले हुए हैं वहां पे, वहां रोजगार के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं। ये भी एक कारण हो गया। बाड़मेर रिफाइनरी है, इसलिए बाड़मेर के आसपास, बालोतरा के आसपास आप देखेंगे तो वहां का घनत्व बढ़ जाएगा, जबकि दूसरी जगह घनत्व नहीं है। इस तरह के कारण हो गए। क्लाइमेट जो हम चर्चा कर रहे थे, दूसरा पॉइंट आप क्लाइमेट का डाल के भी लिख सकते हो। क्लाइमेट का क्या है, कहीं बारिश ही नहीं होती, सब में बारिश ही नहीं होती, तो वो सिर्फ टूरिज्म का, टूरिज्म भी डाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि टूरिज्म भी मैदानों पर ही विकसित हो सकता है। पहाड़ियों का टूरिज्म अलग होता है, पर वहां इतना घना तो नहीं होता। सिरोही हो गया, माउंट आबू हो गया, उदयपुर हो गया। बिल्कुल, आप क्लाइमेट में आएंगे तो क्लाइमेट में क्या है, वर्षा, वर्षा होती ही नहीं है, तो वहां लोग क्यों रहेंगे। तापमान इतना है कि बिल्कुल चमड़ी जल जाए। अभी जैसे राजीव सर बोलते हैं कि बिल्कुल, अब लू के थपेड़े में तो चूरू, बीकानेर, वो एरिया एरिया पूरा रहता है, तो वहाँ उस हिसाब से घनत्व भी कम है। और जब यहाँ देखेंगे, जयपुर हो गया, भरतपुर हो गया, क्लाइमेट का ही प्रभाव है ना। आपको सिर्फ लिखना है कि क्लाइमेट का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। खुद सोच सकते हैं, बारिश होगी, तापमान हो गया, और भी दो चार चीजें जो भी आपके मन में आ रही है सब लिख दीजिए। मैं तो कोपेन भी ठोका था, कोपेन के आधार पर भी यार यही तो है। अगला आदमी, मेरा अभी याद आया एकदम, कोपेन मैंने वहां नहीं लिखा, यहाँ एकदम याद आ गया। ये उत्तर लिखने की यही कला होती है कि कोपेन से आप क्या कर सकते हैं, कोपेन से रिलेट कीजिए कि बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू कहाँ है, सी डब्ल्यू जी कहाँ है, ए डब्ल्यू कहाँ है। क्लाइमेट के आधार पर वर्गीकरण है। हमें तो पता है कि बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू में कितनी जनसंख्या रहती है, क्योंकि हमें आंकड़े मालूम है। हमें सी डब्ल्यू जी के आंकड़े मालूम है, हमें ए डब्ल्यू के आंकड़े मालूम है, हमें बी एस एच डब्ल्यू के आंकड़े मालूम है। ये रहा आपका क्लाइमेट, ये आपके कोपेन के आधार पर वर्गीकरण। मैंने कुछ नहीं किया, कोपेन के आधार के वर्गीकरण को और पॉपुलेशन के चैप्टर को मिक्स कर दिया। ये अपना नया आयाम हो गया। एक मैप बनाएंगे कि बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, कोपेन के वर्गीकरण व जनसंख्या के आंकड़े। आपको जनसंख्या के आंकड़े भी पता है, कोपेन का वर्गीकरण भी पता है, और टॉपिक दे रखा है क्लाइमेट। मैंने सोचा कि नोट्स में मेरे क्लाइमेट का क्या क्या लिखा हुआ है, एकदम कोपेन याद आया, लिख दिया। अगला ज्योग्राफी का प्रोफेसर है, वो देखेगा यार ये तो अद्भुत चीज है। क्लाइमेट पूछा, हम बारिश लिख जाते या फिर ये लिखाते, कोपेन का वर्गीकरण से जोड़ दिया कि अगर कोई ज्योग्राफी का कोई महान चीज जो करके गया है कोपेन, उसको हमने पॉपुलेशन से रिलेट कर दिया। इस प्रकार से भी उत्तर हो सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे एक भी उत्तर नहीं बताया कि ऐसे ऐसे ये उत्तर हो जाएगा। ये आपको स्वयं को सोचने, सोच विकसित करना और उत्तर लेखन करना, ये साइड बाय साइड प्रोसेस है। अगर मैं आपको यहाँ पे, हाँ मैम, मैम हाँ, मैं कभी लाइंस नहीं लिखता हूँ कि बारिश होती है। बारिश कितने परसेंट बारिश मेरे को पता है ना, कि 57 सेंटीमीटर अपना एवरेज है, जबकि जैसलमेर में नहीं होती है और इधर ज्यादा होती है। मुझे बारिश का पता है तो मैं बारिश लिख दूंगा, इतनी बारिश। यहाँ जैसे यहाँ वर्षा लिखी मैंने, मान लीजिए ये वर्षा लिख दी,
यहां लिख दूंगा कि ये तो जैसलमेर हो गया, कितने सेंटीमीटर वर्षा है, यही लिख दिया मैंने। अपना कोटा, कितने बारिश है, वर्षा लिख के दोनों की वर्षा बता दी। अगला आदमी समझदार है कि ये क्या लिखना चाह रहा है, क्योंकि वो प्रोफेसर है, वो 30 सालों से कॉपी चेक कर रहे हैं, उन्हें पता है कि क्या लिखना चाह रहा है अगला आदमी। इस प्रकार से मैं लाइनें नहीं लिखता था, और छोटी सी, मतलब जो अपनी 20-22 लाइन होती है, उन्हीं में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लिखने का प्रयास किया करता था। सबसे पहले उसमें चीज होती है कि कंटेंट आपको याद होना चाहिए। ये जो आपकी लाइंस लिखी हुई है कॉपी में, ये मुझे याद है, तभी मैं कुछ भी चीज मिक्स कर देता हूँ। कहीं पॉलिटी इकोनॉमी में ले आता हूँ, कहीं इकोनॉमी कहीं ले आता हूँ। कहीं भी अगर साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आया, डिफेंस का आया, तो मैं डिफेंस का बजट का जो है कि 78,000 करोड़, या जो भी अपन ने खर्च किया, 78,000 करोड़ तो नहीं है, परंतु जो भी अपने डिफेंस के लिए बजट का पैसा है अलोकेट किया है, वो लिख दूंगा कि स्वदेशीकरण के लिए हम इतना इतना पैसा लगा रहे हैं। इकोनॉमी से ये जोड़ी, पॉलिटी जोड़ी, एथिक्स जोड़ी, सब आंसर राइटिंग बेसिकली यही है कि सब एक साथ जुड़ी हुई है। कहीं भी कोई सी सब्जेक्ट, अपने एथिक्स का जो आंसर शुरुआत किया था उससे, अनुच्छेद डीपीएसपी उनसे शुरुआत की थी, तो वहां से जोड़ दिया ना। इस प्रकार से सोचिएगा। और जो कॉमन कॉमन चीजें है ना, वो ज्यादा अच्छी लगती है, कि जो सबको पता हो लेकिन वो लिखते नहीं है। ये उदाहरण आपको बहुत आगे ले जाएंगे, ऐसे डिस्कस करेंगे उदाहरण, और भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, यही सब लिखे हुए भी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इस पे आप लिख दोगे ना। मैंने आपको मोटा मोटा खाका दिया है, मैंने आपको अंदर का चीज नहीं बताई है कोई। खाका दिया है कि इस प्रकार आप लिखिएगा, और अवश्य लिखिएगा। आज भले 3 उत्तर लिखे जाए, अगले दिन और लिखेगा, लिखोगे तो बिल्कुल इतना सुधार होगा, आप खुद ही सोच सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही सोच सोच के लिखता गया, समय लगता था शुरू में। ये एक प्रश्न है जो हिस्ट्री का है, पढ़िए। पढ़िए, क्या क्या पूछना चाह रहा है वो सोचेगा, कि इसने व्याख्या करे पूछा है, और क्या क्या पूछा है, किससे कंपैरिजन कराया है। इसमें थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसकी वजह से कुछ चर्चाओं में भी रहा था ये प्रश्न, कि सिविलाइजेशन, संस्कृति वगैरह वगैरह। आप इसे फिर भी पढ़िए। पढ़ा, कुछ समझ आया कि क्या करना है। एक हाँ बताना है, और इसमें कंपेयर भी करना है कि अनन्य विशेषता है, क्योंकि अनन्य इसलिए है कि और कहीं ये नजर नहीं आती है। ये भी हमें लास्ट में बताना है कि भारत में ऐसी चीजें हैं जो कहीं और नजर नहीं आती। मैं तो चलो अंग्रेजी माध्यम का हूँ, तो मैंने ये चीज नहीं लिखी थी, परंतु मेरे जो कितने ही साथी है हिंदी माध्यम के, उन्होंने ये अवश्य लिखा था कि यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए सारे, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये सभी को पता है, ये लाइंस तो शायद 11th या 12th की एनसीईआरटी या कहीं लिखी हुई है, कि यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए सारे, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये लाइन उनकी इंट्रोडक्शन की लाइन। शायद ये 100-150 लोगों ने तो कम से कम ये लाइन लिखी है, क्योंकि ये मोटी मोटी लाइनें सबको पता होती है, कि कभी किसी ने पढ़ ली, कहीं से पढ़ ली, तो ये बिल्कुल फिट बैठ रही है इस पे। कि हमने बता भी दिया कि भारत अभी भी चल रहा है, और जो दूसरी सभी संस्कृतियां थी, हमारी इंडस वैली तो अभी भी चल रही है, उससे हम कंटिन्यूटी बताएंगे इसमें, बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता से आज का जुड़ाव भी इसमें बताएंगे। और यूनान, मिस्र, रोमा सभी खत्म हो गए, पर हम आज भी उनसे जुड़े हुए हैं। बताइए क्या क्या चीजें जिनसे आज भी हम जुड़ाव रखते हैं। पॉइंट नंबर 1 बताइए। हाँ जी, खान पान, वस्त्र परिधान, ठीक है। धार्मिक संस्कृति, और डाइवर्सिटी, विविधता, और बिल्कुल, और आपके सामने ही है सब। आप, मेरे पास कुछ और उदाहरण होंगे, आपके पास कुछ और उदाहरण होंगे, आप कुछ और उकेरोगे कॉपी पे, मैं कुछ और उकेरूंगा। बस एक बात याद रखिएगा, जो आप, जी मैम, भाषा, जो आप उकेर रहे हैं ना, उसको दिखना चाहिए कि मैं क्या लिख रहा हूं। मैंने पहला इस पॉइंट लिख दिया यहां पर, मान लो मुझे एकदम इसे याद आया, योग। योग कहां से लिंक करते हैं अपन, पाणिनि की अष्टाध्यायी,
या फिर पतंजलि जी का अष्टांगिक योग। पाणिनि जी से तो व्याकरण है, परंतु वहां भी कुछ ना कुछ मिलता है, जरूर है। पतंजलि का अष्टांगिक योग तो पूरा उसी पे निर्भर करता है। उसके बाद हमारे शिव जी को योगेश्वर कहा जाता है, आदि योगी कहा जाता है। वहां से ये चीजें रिलेट हो रही है ना, कॉन्टिन्यूटी। यहाँ मैंने लिख दिया, मान लो सोशियोलॉजी में जो अपने वो बना रखा है, सेम चीज वही लिख रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आदि योगी का उदाहरण हो गया, आदि योगी जो हम योग से आज भी लिंक करते हैं। फिर पतंजलि जी की अष्टांगिक योग। उसके बाद कोई योग गुरु और आए थे क्या, शंकराचार्य जी वगैरह वगैरह। भगवत गीता में भी मेंशन है योग, वो अलग प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, वो फिलोसॉफिकल तौर पर भगवत गीता भी यहाँ लिख सकते हैं। ये एक ही लाइन चल रही है, वो यहाँ मैंने योग लिख दिया, और वो जो एक लाइन मिलती है ना, उसी लाइन के अंदर मैं छोटी छोटी चीजें बना रहा हूँ। सेम लाइन, हल्के हल्के डॉट, और क्रोनोलॉजिकल वे में आगे बढ़ती जा रही है कि शुरुआत, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, आगे बढ़े, चौथा पॉइंट। क्या लिखेंगे आगे? कोई धीरेन्द्र शास्त्री जी जो 1970 के दौरान इंदिरा गांधी जी के दौरान डीडी नेशनल पर आकर भी योग सिखाया करते थे, मतलब 1970 में भी ना जुड़ा हुआ है। 1500 ईस्वी के आसपास माने, या फिर विवेकानंद जी का उदाहरण ले लीजिए, वह भी योग का ही बातें करते थे। आज भी हम योग की बातें कर रहे हैं, 2014 में यूनाइटेड नेशन में हमने जोड़ दिया है। आज भी हम व्हाइट हाउस में जाके योग का प्रचार प्रसार करते हैं। हमारी तो कंटिन्यूटी चल रही है ना, कहीं टूटी नहीं। योग को देख सकते हैं। और सोचिए, प्रकृति पूजा बिल्कुल छोड़ो, पर अगले पेज पे कर लेंगे डिस्कस। प्रश्न तो आपको याद हो गया ना। दूसरा क्या सोच सकते हो इसी में? मैं आपको एक बताता हूँ, राजस्थान पे आते हैं अपन, क्योंकि मैं सीधा पॉइंट लिखा, मैंने वहां भी लिखा है, यहाँ लिख दिया मैंने राजस्थान। राजस्थान क्योंकि अपन राजस्थान के निवासी और आरपीएससी का प्रश्न एग्जाम दे रहे हैं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, तो राजस्थान की कंटिन्यूटी भी तो बतानी चाहिए अपने को। ये राजस्थान लिख दिया मैंने, यहाँ पर ब्रैकेट मारा, बड़ा अक्षर से लिखा। राजस्थान में ऐसी क्या क्या चीजें हैं? क्या हमारे लोक देवता आज भी पूजे जा रहे हैं, प्रासंगिक है? बिल्कुल है, इतने सारे उदाहरण हैं। क्या हम प्रकृति में आज भी विश्वास रखते हैं? पीपली का पूजन तो आज भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। आज भी हम खेजड़ी की पूजा करते हैं। तो ये हमारी प्रासंगिकता पुराने समय से चल रही है, आज भी कंटिन्यू है। क्या हम फड़ आज भी बाजते हैं? बिल्कुल बाजते हैं। फड़ कितनी पुरानी है? फड़ से जोड़ 13 ताली नृत्य आज से नहीं हो रहा, रामदेव जी के समय से हो रहा है, या उससे उसी समय कार्यकाल के आसपास हो रहा है, 500 साल हो गए, उसे भी तो कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम चित्तौड़ का जो किला है, जो शायद 1500 साल से अधिक पुराना है, उसकी भी प्रासंगिकता बनाए हुए है। मंदिरों की प्रासंगिकता लिखेंगे। चलो राजस्थान में जो जो भी आपको याद आए, मेरे को 2-3 चीजें याद आई। मेले त्योहार हो गए, लोक देवता हो गए, लोकगीत हो गए। आपके जो सिलेबस है ना, आपको जब भी कहीं अटक जाओ ना, आप सिलेबस पे जाओ, इसलिए बोलते हैं सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस पे जाओ, ढूंढो कि यार कौन सा पॉइंट, अच्छा हाँ, चित्रकला भी है, चित्रकला में हम पहले से कैसे जोड़ रहे हैं, क्या हमारी भित्ति चित्रों को हम आज भी सहेज के रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, उस प्रकार की आप चीजें आगे बढ़ सकते हैं। तीसरी पॉइंट और बताइए आप मुझे। मैं प्रकृति प्रेम कर देता हूं। प्रकृति प्रेम हम कब से मान रहे हैं? आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे, तब भी हमें प्रकृति प्रेम नजर आता है। एक मुद्रा मिलती है जिसपे यूनिकॉर्न की मुद्रा मिलती है, वह प्रकृति प्रेम ही तो नजर आ रहा है कि हम पशु पक्षी पशुओं को भी हम हमारी मुद्राओं पे अंकित कर रहे हैं। फिर टाइमलाइन ना, तो आपको बनाने में अच्छा लग रहा, तो मेरे को टाइमलाइन ना देता, मैं यहाँ लिख दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर खेजड़ी के लिए तो हमने बिल्कुल, ये भी हमारा कनेक्टिविटी दिखा रहा है। आज हम मिशन लाइफ चलाते हैं कि हम एक पेड़ माँ के नाम का अभियान चलाते हैं। ये हमारा प्राकृतिक प्रेम दिखा रहा है कि हम उस समय से आज तक भी उसी प्रकार का जुड़ाव रखते हैं। एक पेड़ माँ के नाम की योजना हुई, या हरियाणा और राजस्थान की योजना हुई, ये प्राकृतिक प्रेम दिखा रहा है। हम पशु पक्षियों के लिए भी प्रेम रखते हैं, हम बछबारस मनाते हैं, बछड़े के लिए हम मनाते हैं। हम चले हमारे लोक देवता को देखे, जाम्बो जी को देखे, या किन्हीं को भी देखे, तो प्रकृति के लिए जुड़ाव रखते हैं। पशु पक्षियों के लिए, गायों के लिए हमारे पास इतने लोक देवता के उदाहरण है जिसकी कोई सीमा भी नहीं है, जिन्होंने गायों को बचाने के लिए अपने, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। ये हमारी प्राकृतिक प्रेम दिखा रहा है जो हमने वहां से जोड़ा है। हमारे पास और भी उदाहरण होंगे पुराने वाले, वहां से हम जोड़ सकते हैं। और बताइए आप। बिल्कुल, खेजड़ली को बिल्कुल मैम, प्राकृतिक प्रेम है, हमारे पास है, हमारे आज से नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि हम सिंधु घाटी सभ्यता से, जहां हम प्रकृति की पूजा करा करते थे, उसके बाद जब हमें ऋग्वेदों में भी मिलते हैं, या फिर हमें मौर्य काल में भी कुछ उदाहरण मिलते हैं,
हमें आज भी वो उदाहरण मिलते हैं कि हम प्रकृति की पूजा आज भी किया करते हैं। मैं एक और चीज बताता हूँ, जो विविधता बोल रहे थे आप, विविधता और अपनाने की तो कुछ चीज है हमारे अंदर जो आज भी लागू है। हम, कोई यूनान के कोई लोग आए, सिकंदर आए, उनसे कुछ चीजें सीखी, पर्शिया से कुछ चीजें सीखी, तुर्की से कोई आयत सीखी, मुगलों से सीखी, अंग्रेजों से सीखी, आज भी हम वेस्टर्नाइजेशन सीख ही रहे हैं। तो ये जो विविधता और सभी चीजों को सम्मिलित करने की भावना, वो भी तो कहीं नहीं गई हमारी। मैं थोड़ा उस धार्मिक तरीके से जाना नहीं चाह रहा हूँ, परंतु ये आप लिख सकते हैं, कोई जैसे कोई बात नहीं है। जैसे कि भगवान श्री राम ने भी उनकी माता जी को वनवास के बाद भी माफ किया था। हमारी भी यही भावना रही है आज भी। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर बस की वो यात्रा करवाई थी 1999 के कारगिल युद्ध के बाद, तो हम, हमारे जो वह होते हैं दुश्मन, उन्हें भी माफ करने, दुश्मन तो नहीं कहूंगा उन भगवान के परिप्रेक्ष्य में, परंतु जो हमारा हित नहीं चाहते हैं, मैं लाहौर संधि के हिसाब से कह रहा हूँ आपको, लाहौर बस यात्रा चलाई थी, उनका भी बारे में हम सोचते हैं। ये भी एक कंटिन्यूटी है। ये पॉइंट मैं अवॉइड करता लिखना, क्योंकि मैं उसको सही से रिलेट भी नहीं कर पा रहा, पर दिमाग में आ तो रहा है। आप भी सोचिए दिमाग में आना, कि दिमाग में मेरे क्या क्या आ रहा है। ऐसी काफी सारी कला है जो आप एंशियंट हिस्ट्री, इंडियन की हिस्ट्री में पढ़ेंगे। डोकरा कला है जो 5,000 सालों से आज भी चल रही है। डोकरा कला लिखिए। चलो उस टाइम में जो फ्रेश था, तब मैंने क्या क्या लिखा मैं बताता हूँ। G20 समिट अपने भारत में हो रही थी, हल्ला था हर जगह G20 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 का। पहली बात, जो चोल एम्पायर का सेनगल है ना, जो एक गधा तरीके की होती है, उन्हें हमें हमारे ओम बिरला जी की जो सीट है, जो हमारे स्पीकर है, वहां लोकसभा में स्थापित किया। हम क्या बता रहे हैं कि हम चोल जो है, उनको आज भी हम सहेज कर रख रहे हैं। मतलब हमारी एंशियंट पार्ट्स पास से हम आज भी जुड़े हुए हैं। नालंदा विक्रमशिला की जो हमने चीजें थी, वो आज भी हम बताते हैं कि हमारे पास नालंदा विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटीज थी, जिन्हें हम G20 की समिट में बता रहे हैं। G20 का जो थीम थी, वह हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर था। सूर्य मंदिर कितना पुराना है ये आप सोचिए। इससे हम मंदिरों से रिलेट कर सकते हैं कि अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में हमारे शामिल है, उतने कितने मंदिर है, कितने मंदिरों को हम, पुराने मंदिरों के साथ भी हम आज भी जुड़ाव रखते हैं। चाहे मीनाक्षी मंदिर देखिए, लेपाक्षी मंदिर देखिए, या होयसला मंदिर देखिए, जिसको 4200 यूनेस्को में भी शामिल किया गया था। यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, G20 का भी जोड़ सकते हैं, बिल्कुल। ये चोल एम्पायर जोड़िए, इस प्रकार से आप जोड़ेंगे। मैं आपको यहाँ भी कोई उत्तर नहीं बता के जा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लिख देना, तो सोचिए, क्योंकि मेरी सोच और आपकी सोच कभी नहीं मिल सकती। जो आप उस तरीके से सोच रहे हो, उस तरीके से मैं सोच नहीं सकता, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और उदाहरण है, आपके कुछ और एक्सपीरियंसेस है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रश्न सिर्फ सोच विचार के हैं, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी खूब सारे ऐसे प्रश्न है कि मौर्य काल के जो इंस्क्रिप्शन है वह कैसे मिलते हैं, जो हमने लिख रखा है हमें नोट्स में, उस प्रकार के प्रश्न है, पर उनको डिस्कस करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप सब बता देंगे मुझे उत्तर की यही है, पर सोचना कब सीखेंगे? इस प्रकार के प्रश्न सोचना सीखेंगे हम। ये अगर आपको इस प्रकार का पेज मिलता, तो इसमें आप किस प्रकार से लिखते? देखिए लाइन छोटे छोटी, इतनी छोटी छोटी लाइन है, इसी में आपको सब कुछ लिखना था, तो वहां किसी भी प्रकार के कोई भी प्रश्न आ जाएगा। इस इन छोटी छोटी लाइनों में भी आपको लिखना पड़ेगा। काफी छोटी लाइन देती है आरपीएस, इतनी छोटी लाइन देती नहीं, लेकिन 2023 में पता नहीं किस प्रकार से पेपर सेट हुआ। ये भी आसान प्रश्न है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ देखिए आप। भारत में सेक्युलरवाद के संवैधानिक निहितार्थों को स्पष्ट कीजिए। संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है जो हमारे सेक्युलरिज्म को बताता है? इसका आप इंट्रोडक्शन कैसे भी कर सकते हैं। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, जो भी आप कहे उस हिसाब से। हाँ जी, डेफिनेशन शुरू कर सकते हैं आप, किस भी तरीके बता सकते हैं। गांधी जी ने क्या बोला था? गांधी जी ने भी तो बोला था सर्वधर्म संभाव। सर्वधर्म संभाव की भावना हो सकती है। आपने डेफिनेशन की बात कही, मैं तो मैंने जस्ट शुरुआत की थी, हम भारत के लोग, प्रियम्बल की लाइन है जहां पर ये सेक्युलरिज्म शब्द आ रहा है, वहां तक मैंने लिखा हम भारत के लोग। हम भारत के लोग में भी हम सेक्युलरिज्म बता रहे हैं, हम भारत के लोग सब एक साथ है। फिर इसके कुछ अनुच्छेद है जो आप सभी को मुंह जबानी याद है। उसमें आप मतलब मैं तो अगर होता तो कुछ कुछ बदलाव भी करता, क्योंकि ये सभी को उत्तर पता है। इसलिए इस प्रकार के प्रश्न मैं कम डिस्कस करना पसंद कर रहा हूँ, क्योंकि आप सबको याद है। सीखोगे क्या इसमें नया? इसमें क्या लिखना है आपको? पहले आप जो आपका स्टार्टिंग करेंगे,
शुरुआत जिस तरीके से आप करेंगे वो सोचिए कि क्या मैं हम भारत के लोग से शुरुआत करूं कि प्रस्तावना का जहां तक सेक्युलरिज्म लिखा हुआ है वहां तक प्रस्तावना में आऊं, या फिर मैं इसी में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता की परिभाषा लिख दूं क्या होती है, या मैं गांधी जी का सर्वधर्म समभाव की भावना को के बारे में बात करूं कि गांधी जी भी सर्वधर्म समभाव के बारे में बात किया करते थे। फिर हम आते हैं अगले में, यहाँ पर लिखिए फंडामेंटल राइट्स बड़े अक्षरों में। फिर फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से राइट्स है उनका भी आप बंटवारा कर सकते हैं। जैसे 25 से लेकर 28 तक सभी इसमें फिट हो रहे हैं, पर उसका कुछ नाम और है ना उस पार्ट का। 25 से 28 तक को हमने मूल अधिकार में भी अलग श्रेणी में रख रखा है ना, उसको लिखिए। फिर 25 25 भी बताइए कि 25 में क्या लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ। जैसे आर्टिकल नंबर 25 से 26 आपको बताने हैं, यहाँ उसका डब्बा लिखा आर्टिकल 25, यहीं लिख दीजिए। 31 जगह में लिखना है, पूरा नहीं लिखता कि कंसाइंस प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपोगेट। 26 में लिखिए, 26 में क्या है, 27 में कर वाला है, यहाँ 27 में कर वाला लिखिए, 28 लिखिए, ये इतनी जगह में हो गया। देखिए भी रहा है कि क्या लिखा है। इसको आप सुंदर तरीके से भी लिख सकते हैं। मेरी राइटिंग सुंदर नहीं है पर मेरा प्रेजेंट करने का तरीका सुंदर है कि मैं इसको मोटे अक्षर में लिख देता फिर यहाँ इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर देता, तो वह बेहतर तरीके से उत्तर हो जाता। फिर अगर हम यही बात और करें तो और कौन सा आर्टिकल याद आ रहा है आपको? क्या 15 काम में आएगा? क्या 14 काम में आएगा? बिल्कुल आएगा। अनुच्छेद 14 आएगा, अनुच्छेद 15 आएगा, अनुच्छेद 16 आएगा, अनुच्छेद 17 नहीं आएगा। 14, 15, 16 आएगा। फिर और कौन सा अनुच्छेद काम आ रहा है? क्या 19 और 21 में भी कुछ है क्या? ठीक है, आराम से सोचिएगा। 21 तो बहुत बड़ा आर्टिकल है, उसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। 21 को तो इतना चौड़ा कर दिया है तो 21 तो आप कहीं भी डाल सकते हैं। इसके अलावा और आर्टिकल सोचिए, क्या 29, 30 भी कुछ है क्या कि सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है क्या? तो 29, 30 सोचिए। ये तो बिल्कुल आसान से चीजें है। इसके बाद चलो मूल अधिकार हो गए, अब हम डीपीएसपी पे आते हैं। डीपीएसपी बताइए, डीपीएसपी पे क्या क्या है? आर्टिकल नंबर 44 यूसीसी कहाँ कहाँ लागू हुआ, ब्रैकेट में लिख दीजिए कि गोवा में तो पहले ही था, उत्तराखंड पहला राज्य बना जो आजादी के बाद लागू कर रहा है। और उसकी कोई समिति भी याद हो या कोर्ट का कोई केस याद हो लिख सकते हैं। उसके अलावा आर्टिकल बोलिए, क्या डीपीएस में और कोई आर्टिकल है? 46 तो शायद फिट नहीं बैठेगा यहाँ पे। 38 इनइक्वलिटी को बताने के लिए करता है, लेकिन वो चार जो आधार है ना, शायद वो आई और इस प्रकार से है, तो उसमें भी बिल्कुल फिट बैठेगा नहीं। 38 असमानता को दूर करने की बात करता है, परंतु उसमें चार आधार है। वो चार आधार में शायद धर्म एक आधार नहीं है। धर्म धर्म निरपेक्षता की बात, पंथ निरपेक्षता की बात शायद मुझे लगता है आर्टिकल नंबर 51 ए हारमनी बनानी है। सभी जो ड्यूटीज है ना हमारी, कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, 5वां नंबर का कर्तव्य यही है, वो भी देखिए है 51 ए, वो भी एक। उसके अलावा अगर हम और बात करें, और आप सोचिए क्या आपको लग रहा है। मैंने तभी तो एक तो अपने प्रियम्बल का देखा, जिसमें 44वें संविधान संशोधन से हमने इस शब्द को जोड़ा गया। इसके अलावा हमने मूल अधिकार देखे जी, और डीपीएसपी का एक आर्टिकल देखा, मौलिक कर्तव्य देखे। और बताइए और कहाँ दिख रहा है आपको? मैं 42 में से जोड़ा, हाँ 42 में से जोड़ा, पहले गलती से बोल गया, कोई बात नहीं, 42 में से जोड़ दिया। फिर और सोचिए, आर्टिकल 326, 326 वहां भी तो लिख रखा है स्पेशल इलेक्टोरल रोल कुछ नहीं होगा, किसी भी धर्म के नाम पर आप ऐसा नहीं कर सकते, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, ये भी है मेंशनड है। 326 से भी जोड़ सकते हैं। आर्टिकल नंबर 326 जहां पर सभी को वयस्क मताधिकार दे रखा है, वहां पर शायद 325 से 326 में ये बात भी कर रखी है कि स्पेशल इलेक्टोरल रोल आप नहीं कर सकते, जो 1919 के जो भारत शासन अधिनियम में दिया गया था वह यहाँ नहीं है। उसके लिए साफ साफ हमारे संविधान में लिखा हुआ है। और कुछ याद आ रहा है आपको? कहीं कुछ लिखा हुआ हो? चलो आपका वैसे खूब सारी लाइनें बढ़ जाएगी, मैं आपको कुछ केसेस बताता हूँ कोर्ट के, वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि संविधान की जो, हाँ
एसआर मुंबई केस हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया, जहां पर साफ साफ कह रखा है कि जो बेसिक मूल ढांचा है उसमें हमारा सेक्युलरिज्म मूल ढांचे के अंदर आता है। एसआर में साफ साफ बोल रखा है कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, धर्म के नाम पर आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते। ये आप कोर्ट के केस भी डाल देंगे तो कुछ अलग लगेगा ना। यहाँ कोर्ट का केस का किसी ने सोचा ही नहीं, कोर्ट का केस डाल सकते हैं। और हालांकि इससे जगह आपकी पूरी बढ़ जाएगी, फिर भी आपको कुछ नहीं नजर आए ना, तो और भी कुछ ठूस ना हो। हालांकि यही रिक्वायर्ड तो यही है, फिर भी अगर आपको कुछ ना कुछ ठूसना हो तो कह सकते हैं कि ना तो हमारे कहीं प्रधानमंत्री के लिए कोई धर्म की बात कही गई, आर्टिकल 74 75 की बात करे, या ऐसे कुछ मेंशन कर भी नहीं रखा। हालांकि ये पूरा सफिशिएंट है, इतना ही चाहिए था, एक पेज में इतना ही लिख सकते हैं। हमने कोई 10 12 आर्टिकल्स लिख दिए है, कोर्ट के केस बता दिए है, और सर्वधर्म संभाव की भावनाओं, गांधी जी के कुछ आदर्श की बात भी कर सकते हैं, प्रियम्बल भी अवश्य बताया है, तो इससे अपना आंसर पूरा हो जाएगा। ये सिंपल आंसर की कैटेगरी में आता है, परंतु इसे आपको लिखना कैसे है ना, ये आप पे निर्भर करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि एक ही आंसर में आप आधा घंटा लगा दो, परंतु वो जो हैबिट में आ जाएगा ना कि मेरे अपने आप ही एरो जा रहे हैं यूं, और मैंने 25 26 27 28 3 लाइनों में लिख दिया, क्योंकि मैंने वहां पहले एक डब्बा बनाया, 25 26 27 28 29 इसका अलग डब्बा। मूल अधिकार मेरे अलग से लग रहे हैं, डीपीएससी मेरे अलग से दिख रही है, फंडामेंटल ड्यूटीज अलग से लिख रही है, आर्टिकल जो लिख रहा हूँ उसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ, उन्हें डब्बे में लिख रहा हूँ। तो आपको, अगले आदमी को अपने आप पता पड़ेगा कि यार मुझे जो चाहिए चाहिए ना, अंदर की चीजें मैं नहीं पढ़ रहा, मुझे चाहिए चाहिए वो इसने दे दिया है, ना तो ज्यादा उसे मशक्कत करनी पड़ रही है। तो आपको आधा पौना नंबर का भी अगर फायदा हो तो वो भी भला ही है। इस हिसाब से प्रेजेंटेशन का थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ज्यादा भी नहीं। कंटेंट का तो ऑब्वियसली कंटेंट बोलता ही है, अगर आप कुछ उदाहरण और देंगे तो आप अवश्य आगे जाएंगे। इसमें ये बस सिंपल सा क्वेश्चन था, फिजियोग्राफी वाला सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको इंटीग्रेट करना है कि कहाँ से कहाँ कोई चीज ला सकते हैं हम। ये प्रश्न पढ़िए, काफी बड़ा प्रश्न लग रहा होगा। क्या समझ में आया इस प्रश्न से? 2024 का मेंस का क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार के प्रश्न आने की उम्मीद रखिएगा। मैं बता दूं ये कौन सिलेबस से है, आपके लिखा हुआ है वो सब, फॉरेन पॉलिसी से है ये प्रश्न, जो आईआर के सिलेबस में लिखा हुआ है, शायद आपको पढ़ा भी दिया होगा, और पढ़ाया नहीं तो भी याद है सबको। जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू होगा, पहले प्रधानमंत्री से आखिरी नरेंद्र मोदी जी तक आएगा ये। अब ये लिखना कैसे, मैं तो सांप सीढ़ी बनाई इसमें, ऐसे 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 ऐसे, इस प्रकार से सांप सीढ़ी बना के आया। लाइंस में शुरू से ही नहीं लिखना पसंद करता हूँ, तो मैं क्रोनोलॉजिकल तरीके से यूं 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 बताता हूँ। समझ आ गया आपको प्रश्न मोटा मोटा? इंट्रोडक्शन लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो छोटा मोटा फॉरेन पॉलिसी के बारे में बता दो, एक डेढ़ लाइन। कोई जरूरत नहीं होती ऐसे प्रश्नों में, बोलते हैं लोग इंट्रोडक्शन लिखो कंक्लूजन लिखो, मैं तो कह रहा हूँ कंटेंट बोलेगा, कंटेंट दबा के लिखा है तो अगला आदमी वैसे ही। हाँ, हालांकि लिखना होता है, हर जगह भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें आप एक आध लाइन इंट्रोडक्शन की भी डाल सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। हम अब यहाँ पर उस तरीके की बात करते हैं। मैं नया पेज ले लूँ, इसी में चल ले दूँ? चलो इसी में चल लेते हैं। यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया, हमारा पहले प्रधानमंत्री जी कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। कार्य बताइए उनके, जो कि किसको प्रभावित कर रहे हो? हमारी फॉरेन पॉलिसी को। पंचशील बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने ऐसे कुछ कार्य किए जो हमारी विदेश नीति को प्रभावित कर रहे हैं, पंचशील इसमें एक कारण हो गया, पंचशील। इसी तरीके से लिखा रहा था मैं वहां पे भी। सेकंड, क्या यूनाइटेड नेशन में हमने सक्रिय भूमिका निभाई? क्या हमने नाम भी आए, नाम में भी हमने नाम की शुरुआत भी की? वह भी तो एक उसी तरीके का है कि हम किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, ना यूएसए में जाएंगे ना यूएसएसआर में जाएंगे, यूनाइटेड नेशन। क्या सिंधु जल समझौता हुआ? सिंधु जल समझौता भी हुआ ना। और जवाहरलाल नेहरू जी के तो काम खत्म ही नहीं होंगे, इतने सारे काम है, आपको दो तीन याद आए अभी। जी हाँ, कोई बात नहीं, हिंदी चीनी भाई भाई की बोल सकते हैं कि हमारे चाइना के साथ भी हम पड़ोसी के साथ भी अच्छे रिश्ते रखना चाहते थे, हमने पाकिस्तान की भी हेल्प की, ये फॉरेन पॉलिसी का भाग ही है। देश से बाहर अगर कुछ मदद कर रहे हैं तो भाग है।
चाइना के साथ जो हमारे रिलेशंस थे, या फिर हमने यूनाइटेड नेशन की सीट जो चाइना को दी, हमारी वो क्या बताती है कि हम पड़ोसियों के लिए कितना उस तरीके से थे। जो भी नए नए ऑर्गेनाइजेशन बने उनमें भी हमने सक्रिय भूमिका निभाई, चाहे आईएमएफ हो, उनमें भी हमने सक्रिय भूमिका निभाई थी शुरू शुरू में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो टेम्पररी मेंबर है, उसमें हमारे विजय लक्ष्मी पंडित जी इसी दौरान गई थी शायद, मुझे पूरा पता नहीं, परंतु हम यूनाइटेड नेशन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। 4 पॉइंट याद आ गए? ठीक है, नेक्स्ट। अगले प्रधानमंत्री जी कौन है? शास्त्री जी। शास्त्री जी के लिए हम क्या ताशकंद समझौता और PL 480 कार्यक्रम को बंद करके हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए, जिससे जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने ही दिया था। दो तीन बातें याद आई, लिख दी। कोई भी आपको और याद आ रही और लिखो। नेक्स्ट। अगली पीएम इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी की 1971 में रशिया के साथ हमने एक संधि की थी। 1971 की संधि थी ना, जो हमने रूस के साथ की थी, यूएसएसआर के साथ। उसका नाम लिखिए, क्या संधि की थी? पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, ऐसे ही कुछ नाम की, शांति, दोस्ती, मित्रता, इस प्रकार की कोई संधि की थी। और तोड़ा था ना बांग्लादेश को भी। यूनाइटेड यूएसए की साथ भी हमारे संबंध में थोड़ा बदलाव आया था। हम यूएसएसआर की साइड झुक गए थे, जहां हम नाम चला रहे थे पहले नॉन अलाइनमेंट, हम न्यूट्रल रहेंगे, वहां हम यूएसएसआर की साइड झुके। ये भी तो फॉरेन पॉलिसी में बदलाव ही है, जहां हम यूएस के प्रधानमंत्री को भी, प्रेसिडेंट को भी हम फोन कॉल की जो बात आप सबने पता ही होगी कि होल्ड पे डालने के लिए कहा था, वो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी में बदलाव की बात है। तो हम यूएसएसआर के साइड झुकाव लिख सकते हैं, 1971 की ट्रीटी लिख सकते हैं, बांग्लादेश को तोड़ना लिख सकते हैं। इसके अलावा हमने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा या शक्ति कौन सा लाया था? स्माइलिंग बुद्धा। वह भी तो है कि हमने न्यूक्लियर के लिए हम डिटरेंस ला रहे हैं। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है कि हम उनकी बातें नहीं मान रहे हैं, हम हमारे हिसाब से चल रहे हैं। जो एनटीपीटी सीएनबीटी आगे भी एक आएंगे, जो भी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के लिए एनटीपीटी वाले, वो भी तो हमने तोड़े। इसके बाद अगला नेक्स्ट। राजीव जी आएंगे, राजीव गांधी आएंगे। हमारे वो 1979 में एक और प्रधानमंत्री थे, कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई काम आपको याद आ रहे तो नो डाउट काम लिखिए, उनका भी 3 साल का कार्यकाल था। जो भी आपको याद आते हैं, नहीं आते आगे बढ़िए, आगे बढ़े। नेक्स्ट। चौधरी चरण सिंह जी हुए। राजीव गांधी जी के बारे में लिख सकते हैं, राजीव गांधी जी ने क्या क्या किया? डिजिटल क्रांति लाए वो, जो आप सुनते हैं ना, पहला कंप्यूटर राजीव गांधी जी के समय आया था। डिजिटल क्रांति लाए, वो भी फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा थी, क्योंकि हमने यूएसए से सामान आयात करने लग गए थे। यूएसए के आए थे कंप्यूटर्स। और कहीं स्पेस टेक में भी कुछ हो रहा था क्या? थोड़ा वहां से भी तो लिंक करते हैं। स्पेस में भी हम कुछ ना कुछ कर रहे थे क्या? यहाँ पे कुछ एसएलवी लॉन्च कर रहे थे, तो वो उसकी मदद कहाँ से ले रहे थे अपन? किसकी? रशिया की मदद से भी कुछ लॉन्च किया था, और यूएसए की मदद से भी कुछ लॉन्च किया था। लिखो ना, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। लिखोगे तो आदमी सोचेगा यार ये कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहा है। हमने तो फॉरेन पॉलिसी बोला था, ये स्पेस में घुस गया है। कहाँ का है? साइंस टेक में लिखा हुआ है अपने, कहीं और दूसरी दुनिया से थोड़ी ना लेके आए। देखो नेक्स्ट। ये सांप सीढ़ी यहीं खत्म हो गई। दूसरा यहाँ, अगला प्रेसिडेंट कौन है? पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह। मुझे उनके कार्यकाल याद नहीं है, तो मैं सबके आंसर लिख भी नहीं सकता कि वीपी सिंह जी ने क्या किया। गुजरात डॉक्ट्राइन आएगा जब आगे, उनके लिए तो अपन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पड़ोसी पहले की नीति बाद में बात कर सकते हैं। नरसिम्हा राव जी के समय, नरसिम्हा राव जी की बात करें, नरसिम्हा राव जी की क्या क्या चीजें लिख सकते हैं? एलपीजी रिफॉर्म्स किए 1991 के, जो हमारी, जो पूरा भारत की जो इकोनॉमी थी उसको खोल दिया उन्होंने एक तरीके से, वो लिख सकते हैं। और बहुत सारे बदलाव किए थे अपन, डब्ल्यूटीओ में शामिल हुए थे 1995 में, जब उन्हीं का कार्यकाल था। इसके बाद आएंगे अटल बिहारी जी। जो लाहौर बस यात्रा मैंने आपको कही थी, वो लाहौर बस यात्रा यहाँ भी लिख सकते हैं कि लाहौर बस यात्रा चलाई अपन ने। एक और किया, स्माइलिंग बुद्धा हो गया, शक्ति तो किया था ना, और किसी, और कुछ साइन करने के लिए भी तो मना किया था। एनटीपीटी के जो एक्ट्स बोल रहा हूँ उनको साइन करने के लिए, एक को साइन कर दिया था, दो को साइन नहीं किया था, ऐसे कुछ आईआर में लिखा हुआ है। वह भी तो मना किया था, फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। और हमारे फॉरेन पॉलिसी क्या क्या हिस्सा है इसमें? अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय क्या हुआ था? और कहीं लुकिस्ट वगैरह भी लग रहा है कि कहीं फिट हो जाएगा। किसके समय फिट होगा लुकिस्ट पॉलिसी? एक्टिस्ट आई है वो।
आप बताइए, सोचिएगा कि लुकिस्ट में नरसिम्हा राव जी के समय लिखूं या कौन से समय लिखूं। क्या आसियान में हम कब जुड़े थे, हम G20 में कब जुड़े थे, आपके पास सभी साल है कि G20 में हम कब शामिल हुए थे, ब्रिक्स कब बना था, जो आएगा 2007 में जब वहां पहली ट्रीटी हुई थी 2007 में बना। ब्रिक्स भी लिख सकते हैं, एससीओ लिख सकते हैं, एससीओ कब बना, अपने आसियान के साथ कब समझौते किए थे, आसियान के साथ टाई चल रही है, यही कार्यकाल है, ये कार्यकाल है। लिखिए कि हम विदेशों से कैसे जुड़ रहे हैं, आसियान में भी उसी समय जुड़ रहे हैं। ब्रिक्स 2007 में, 2004 2007 के आसपास उसका गठन हो रहा था, प्रक्रिया में था। उसके अलावा हम एससीओ को तो बाद में आएगा, हमारा खुद का जो सार्क हो गया, सार्क भी तो जो ढाका में 1985 में बना था शायद, सार्क 1985 में प्रधानमंत्री कौन था, सार्क लिखिए ना कि हम पड़ोसियों को इंटीग्रेट करने के लिए सार्क बना रहे हैं ताकि हमारा भी एक संगठन हो। आज हम बात करेंगे तो मोदी जी का समय आएगा तब ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ की बात भी करेंगे, वह भी तो करेंगे। मोदी जी के लिए भी हमें दो तीन लाइन रखनी चाहिए क्योंकि करंट प्राइम मिनिस्टर है। हम पुराने प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, वो ठीक सही बात है, आज की भी बात करेंगे। फिर नेक्स्ट, अगले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी की 2005 का जो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर संधि है वो सभी को याद है, उनके लिए ही वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और मनमोहन सिंह जी ने 10 साल के कार्यकाल में क्या क्या किया वो सब लिखिए। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी, इनका आपको सभी को आपके सामने ही हुए 2014 से लेकर अभी तक। तो इन्होंने क्या किया, G20 में जो हमारी सक्रिय भूमिका चली है, या इसके अलावा हम जो डिफरेंट डिफरेंट फोरम्स है, G7 में हम हर बार जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में भी हम हमारी आवाज़ और तरीके से रख रहे हैं। इस प्रकार के मोदी जी के लिए भी आपको अनेकों सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे। बिल्कुल, आप फॉरेन पॉलिसी में जो आपको फिट बैठ रहा है ना, या मैंने आपको यहाँ पे भी कोई उत्तर नहीं बताया है, सिर्फ तरीका बताया है कि सोचो कैसे, लिखो कैसे। मैं इस तरीके से लिख रहा था कि 3 प्रधानमंत्री एक लाइन में आ गए, नीचे आया जैसा ही बता दो। पहले प्रधानमंत्री यहाँ जी आ गए, सेकंड यहाँ आ गए, थर्ड यहाँ आ गए, फोर्थ यहाँ आएंगे, फिफ्थ, सिक्स्थ क्रोनोलॉजिकल तरीके से चल रहा है, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ। मैंने ऐसे लिख दिया था, मेरे को मन किया क्योंकि मैं एक पॉइंट्स पे लिख नहीं सकता था, और शायद 1 2 3 4 5 7 8 9 लगता तो इतना कॉपी में जगह भी नहीं बचती, मुझे काम भी बहुत सारे लिखने थे। ये तरीका अपनाया, सभी प्रधानमंत्री को लिख दिया, हिसाब सीढ़ी, लिखने के तरीके अपने अपने इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पता है कि मैं कितना भी लिख सकता हूँ इस आंसर में, और समय भी नहीं है, मैंने जवाहरलाल नेहरू लिख के सिर्फ पंचशील समझौता लिखा, ब्रैकेट में मेरा मन कर गया तो 1954 लिख दिया। पंचशील के बाद समझाऊंगा क्यों कि इन्होंने पंचशील समझौता किया, नहीं लिखना मेरे को, पंचशील लिखना सिर्फ यूनाइटेड नेशन में भागीदारी। 3 काम हो गए, टाइम भी नहीं लगा, कंटेंट भी डिलीवर कर दिया, और पता भी लग रहा है कि कौन सा क्या लिखना चाह रहा है, और तरीके से आगे बढ़ रहा है, कोई मेरा प्रधानमंत्री छूटे ना जो जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए हो। और फिर कंक्लूजन इंट्रोडक्शन हम आप सब सीखेंगे, परंतु पहले ये सीख लेते हैं। इसके कंक्लूजन बहुत सारे लिख सकते हैं, बहुत भयंकर भयंकर लिख सकते हैं, किसी का भी उदाहरण, किसी का भी कथन लिख सकते हैं, परंतु वो सब बाद की बात है, वो सीखेंगे। पहले ये जो बीच का मसाला है ना, कि कैसे बढ़ना है, कैसे क्या करना है, कैसे सोचना है, ये चीज़ सीखनी आवश्यक है। ये गवर्नर वाला प्रश्न आ ही गया है जिसका इतना शोर शराबा हो रहा था। क्या समझ में आ रहा है आपको इस प्रश्न से? मैं तो आपको सिर्फ सिर्फ पढ़ने के लिए कह रहा हूँ। राज्यपाल की संस्था को मध्याह्न के समय पूर्णिमा के चांद की सी धुंधली उपस्थिति के रूप में देखना एक घोर भ्रांति होगी। चर्चा कीजिए। एक पक्षीय उत्तर नहीं लिखना है, परंतु ऐसा भी नहीं कि दोनों को 50-50% कर दे, क्योंकि इसमें पूछा क्या है कि राज्यपाल की शक्तियां बताओ हमें आप, कि राज्यपाल भी वो जो रबड़ की मुहर आती है ना, जो प्रेसिडेंट के लिए अपन उत्तर लिखते हैं, उसी प्रकार का एक यहाँ पे भी हमें बताना है कि वो नहीं है। सिंपल सा आंसर है, बस पढ़ना था, ये ऐसे गोले मार जाते। देखना है क्या है कि अ, दिन में, दिन के समय एक चंद्रमा का चांद होता है जो धुंधला सा नजर आता है परंतु होता है, उसी प्रकार से एक गवर्नर है जो धुंधला सा नजर आता है और सिर्फ होता है, ये मानना एक भ्रांति होगी। मतलब क्या पूछना चाह रहा है ये? राज्यपाल भी पावरफुल है, और आप अगर हकीकत से पढ़ेंगे ना, तो राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तियां राज्यपाल के पास होती है, विवेकाध्यास। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। मैं आपको यहाँ पर, अगर मेरे को कटाक्ष के तौर पर शुरुआत करनी है ना,
मैं कोई से भी एक लिख दूंगा। अभी तमिलनाडु का वो केस हुआ था गवर्नर के साथ वाला, जिसमें धनखड़ जी ने भी कथन दिए थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट महोदय, एक्स वाइस प्रेसिडेंट, तो उन्होंने भी बात कही थी। इस प्रकार के आप कथन लिख सकते हैं। या फिर पंजाब के जो केस हुआ था एक डेढ़ साल पहले, तो गवर्नर इन चर्चाओं में आते रहते हैं। यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं कि गवर्नर इन चर्चाओं का भी केंद्र है। हालांकि जो सब कहा गया कि उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर कार्य करेगा, ये करेगा और वो करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने जो बिल भेज दिया उसको अप्रूव करना है, ये करना है, वो करना है, ठीक है। 4-5 लाइन में बता दो कि इसकी कमियां क्या है, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि भ्रांति है। चर्चा कीजिए, कटाक्ष करने की नहीं बोला है। हम आगे जाते हैं। गवर्नर कार्य आप सभी को मालूम है, इनको हम बांटते हैं। कार्यकारी कार्यकारण क्या है? एग्जीक्यूटिव वर्क्स। यहाँ लिखिए कार्यपालिका वाले कारण। यहाँ लिखिए कौन कौन से अनुच्छेद फिट हो रहे हैं इसमें। एग्जीक्यूटिव हेड है, कौन कौन से अनुच्छेद फिट हो रहे हैं? 64। जो भी फिट हो रहे हैं, मैं आपको अभी याद आ रहे हैं नहीं आ रहे कोई बात नहीं। 53-54 भी है इसमें शामिल है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा और सभी कार्यकारी शक्तियां उसी के पास मौजूद होगी, ऐसा कुछ है। उसके अलावा जो मंत्रियों की नियुक्ति है, नियुक्ति किस किस की करेगा? आरपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति हो रही है, ये करेंगे। हमारे जितने भी इलेक्शन के हो गए या फिर कोई दूसरे हो गए, उनकी नियुक्ति यही करेंगे। तो नियुक्तियां लिख दिए, मंत्री की नियुक्ति ये करेंगे, हालांकि सलाह पर करेंगे पर नियुक्ति तो यही करेंगे ना। मुख्यमंत्री को ये नियुक्ति करेंगे। ये जो भी कार्यपालिक, हाँ सभी अपॉइंट मैं क्या कह रहा हूँ, आपने नियुक्ति जैसा ही ये नियुक्ति लिख दिया, फिर आप 10 नियुक्तियां लिखो, 2 लाइन के अंदर लिख दोगे एक कोने में, सबकी नियुक्ति लिख दी। ज़्यादा भी नहीं लिखनी, क्योंकि उसको सिर्फ नियुक्तियां ही नहीं बताने की नियुक्ति क्या क्या करता है। पर ये शक्तियां हो गई इसकी, इसमें भी 2-3 शक्तियां हैं कि क्या करेगा। फिर विधायी शक्तियों पे आते हैं, तो आर्टिकल 200 तो सबको याद आ ही रहा है। आर्टिकल 200 में क्या क्या कर सकता है? तो विधायी शक्ति याद कीजिए। संविधान का विघटन अपघट, वो संविधान का क्या, विधानसभा का जो करना है, सत्रावसान करना है, सत्राहुत करना है, विघटन करना है, जो भी करना है, ये सभी शक्तियां भी राज्यपाल के पास मौजूद है। आर्टिकल ब्रैकेट में अवश्य लिखे। 174, 175 दो अनुच्छेद है जो इसको गवर्न करते हैं। ये अनुच्छेद के ब्रैकेट में अवश्य लिखे, क्योंकि पॉलिटी कर रहे हैं ना, उसको अपन अनुच्छेद चिपका चिपका के नहीं कहेंगे कि मेरे को अनुच्छेद याद है देख, तो वो नंबर शायद अपने को उतने ना दे। अनुच्छेद लिखे, अनुच्छेद में क्या कंटेंट है वो लिखे, आगे बढ़े। इस प्रकार से भी ये प्रश्न डील किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं अपन, कोई बात, ये विधायी शक्तियां बहुत सारी है। मैं नहीं कह रहा आर्टिकल 200 ही है, आर्टिकल 74, 75, 174, 175 ही है। इसके अलावा भी बहुत सारी है जो आप लिख सकते हैं। 200 है, 201 है। अब आता है विवेकाधीन शक्तियां, क्योंकि पूछ तो यही रहा है ना। 2 लिख दिया। तीसरा, मैं आपको ऐसे आप हर कैसे लिखा होगा उसके बजाय एक स्ट्रक्चर्ड वे में कि कार्य एग्जीक्यूटिव वर्क्स क्या है, इसके विधायी शक्तियां क्या है, इसका विवेकाधीन शक्तियां क्या है, विवेकाधीन क्या है। आर्टिकल नंबर जो 356 है ना, जो हम प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं, उसका जो सजेशन देता है वो यही देता है, जब कोई भी केंद्र में नहीं हो या जो भी किसी के पास भी फुल मेजोरिटी नहीं हो, तब राज्यपाल डिसाइड करता है किसको सरकार बनाने के लिए चुनना है। एक और बताता हूँ, जो हमारे अपने मुलायम सिंह जी थे और के येदुरप्पा जी, उनके खिलाफ एफआईआर या कोई केस करने के लिए भी गवर्नर के साइन चाहिए होते थे। वह भी मुलायम सिंह जी और येदुरप्पा जी, ये बिल्कुल गवर्नर का रोल होता है। अगर अपन गवर्नर पे हो जाए तो एलजी पे थोड़ा जा सकते हैं, यहाँ एलजी बोला नहीं है। एलजी के पास विशेषाधिकार थोड़े से अलग हो जाते हैं, जो दिल्ली में एलजी होता है या यूनियन टेरिटरी में होता है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे ना, छोटा सा वहां भी लिख सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो है ना, वहाँ गवर्नर के पास अधिक शक्ति है, राज्यपाल के पास हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक शक्तियां, उसको भी लिख सकते हैं। आपने पढ़ी होगी कुछ ट्राइब्स के लिए भी अलग शक्तियां है गवर्नर के पास, 3 राज्यों में और भी अलग प्रावधान है, वह भी आप विवेकाधीन शक्तियों में लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको 3-4 मोटे मोटे क्राइटेरिया में डिवाइड कीजिए। फिर हमारे कोई आपको कोर्ट का केस याद आ रहा हो जो गवर्नर को सपोर्ट करता हो, चाहे सरकार या समिति भी लिख दीजिए, सरकार या समिति भी तो सपोर्ट करती है, पुंची कमीशन भी लिखता है, छोटा सा ब्रैकेट में लिख दो। कंक्लूजन के तौर पर बता रहा हूँ, लास्ट में जब निष्कर्ष लिखेंगे ना, तो सरकार या समिति, पुंची समिति ने भी गवर्नर को और एम्पावर करने की बात कही गई है। और इतनी सारी शक्तियों को देखते हुए हम ये कहेंगे कि फलानी फलानी चीज ऐसी नहीं है, ये भ्रांति है। हमें यही बताना है ना। थोड़ा सा बिल्कुल कटाक्ष ऊपर ऊपर कर देना कि ये तो उसके मुख्यमंत्री जो बोलता है वही कार्य करता है, ऐसा होता है वैसा होता है, 3-4 लाइन, फिर अपन इसकी तारीफ करने लगेंगे। या लास्ट में कटाक्ष कर दो। थोड़ा सा ही करना है, ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि प्रश्न की डिमांड कुछ और है।
प्रश्न की डिमांड है कि वो रबड़ की मोहर वाला है ना, वो शायद डिमांड है प्रश्न की। ये वही आपको पेज मिलेगा। इसमें आपको मैं इसलिए लिख के आया हूँ हर एक पेज पीछे पीछे, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ से कहाँ तक क्या लिख सकता हूँ। मैं है ना, जब शुरुआत करता था ना पेपर लिखने की, तो मैं पहले ही पेन से यहाँ तक मार्क कर देता, यहाँ तक मेरे को ये करना है बस। ध्यान रहे जाके दिमाग में कि यहाँ पेन मार्क कर रखा है, मुझे यहीं तक उत्तर ये वाला लिखना है, फिर मुझे कुछ चीज चेंज करनी है। जैसे कोई समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या इस प्रकार के प्रश्न होते थे, मैं पहले ही करने से पहले ही इस प्रकार से बांट देता, यहाँ तक मेरे को ये करना है, यहाँ तक मेरे को करना, दिमाग में रहे कि यहीं पे खत्म करना है, इससे आगे नहीं बढ़ना, इससे आगे कुछ और चीज है। क्योंकि आप मानो चाहे मत मानो, जब मैं 2023 का पेपर दे रहा था, तब जो सेकंड पेपर आता है ना साइंस वाला, देखिएगा डाउनलोड करके, आरपी की साइट मिल जाएगा। जो साइंस के उनके डिवीजन थे ना, वो ऐसे लिखे हुए थे, 2+4+4, 5+5, 3+2.5+ ऐसे ही करके। मैं देखा यार सिस्टम तो ये है असली में, यहाँ तो इन्होंने लिख दिया है। मतलब हर चीज के हर एक छोटे छोटे कंपोनेंट के मार्क्स पहले से डिसाइडेड है, कि आरपीएससी के जो उत्तर चेक होते हैं उसमें पहले ही उनके पास है कि ये वाली चीज लिखेंगे तो इनमें से 3 में से ही नंबर देने हैं, ये वाली चीज आएगी तो उसमें 2.5 में से ही नंबर देने हैं। चाहे 3 वाली को आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दो, तो बाकी को खा जाओ, तो आपके नंबर 3 से ही आएंगे, चाहे भले कितना ही अच्छा उत्तर लिखा हो, इतने उदाहरण डाल दिए हो। मांग को समझना जरूरी है कि हमें क्या क्या पूछा है और कितना कितना पूछा है। वो आप जब प्रश्न करेंगे तो आप स्वयं ही सीख जाएंगे कि इस प्रश्न में कहाँ तक की क्या डिमांड है और मुझे क्या क्या फुलफिल करनी है। इस तरीके से ये प्रश्न डील हो गए। समझ आया आपको? और कुछ आंसर राइटिंग के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हो, इस प्रकार के प्रश्न जरूर लाएंगे आपके। चेक चेक तो आप खुद लिख के आप बाहर चेक करवा दीजिएगा, मेन ऑफिस में बैठते हैं उनसे चेक करवा दीजिएगा, या कहीं भी चेक करवा दीजिएगा, पर लिखिएगा अवश्य, क्योंकि यहाँ हम सोचना सीख रहे हैं कि सोचेंगे तो उस प्रकार से उत्तर करेंगे। आगे भी कुछ इसमें डायग्राम्स वगैरह है, जैसे कि ये मैंने आपको उदाहरण बताए थे, ये यहाँ फोटो क्लियर नहीं आ रही है, परंतु ये उदाहरण है जो हमारे एथिक्स की किताब के पीछे थे। मैं कल देख ही रहा था, तो मैंने बोला कि यहीं से ले लेता हूँ, क्योंकि एथिक्स की किताब के पीछे लिखे हुए थे ये। हाँ जी मैम, मैं टेलीग्राम पे करवा दूंगा। ईश्वर गुजर सर की वैसे भी आई है, उससे भी आप निकालने का प्रयास कीजिएगा, वो 100 पेज की पीडीएफ है। उससे आप खुद लिखेंगे ना, खुद की लिखी हुई चीज और खुद की बनाई हुई चीज याद आती है। जैसे जमशेदजी टाटा है, उनके उदाहरण लिख सकते हैं। अमर कैलाश सत्यार्थी जी है, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था, तो कहीं भी बच्चों के लिए अपन सामाजिक सुधार लिख रहे हैं ना, कैलाश सत्यार्थी जी का नाम लिख दीजिए। जेके सोनी सर चरण पादुका अभियान चलाया, उन्होंने चरण पादुका अभियान चलाया, तो उन्होंने भी किसी के लिए कार्य किया ही है ना, उस प्रकार के आप उदाहरण लिख सकते हैं। ये जैसे संजीव कुमार जी है, टीएन सेशन है, किसी भी पार्टी के गैर पक्षपातपूर्ण रवैया व्यापक चुनाव करवाए गए, इस प्रकार के उदाहरण है। राजा राम मोहन राय, ये बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण के लिए इन्होंने कार्य किया। जितेंद्र सोनी जी चरण पादुका अभियान, रास्ता खोलो अभियान चलाया, जो हमारे जयपुर के ही कलेक्टर अभी शायद है, या अभी भी है ना, ये जयपुर के कलेक्टर है। रतन टाटा जी के बारे में तो टाटा ट्रस्ट हो गया। ये इस प्रकार के उदाहरण आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आपको सामाजिक सुधार लिखना था ना, सामाजिक सुधार के लिए ये रहे उदाहरण, देखिए। मैंने उस टाइम आपको उदाहरण नहीं बताया ज्यादा, क्योंकि मैं आपको पहले मोटा मोटा सोचने विचार करने की प्रयास में था, पर इस प्रकार उदाहरण लिखिए उस प्रश्न में। ये पारदर्शिता के लिए माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म हो गया, ये अलग अलग साइट हो गई, जन सूचना पोर्टल हो गया, संपर्क पोर्टल हो गया, अरुणा रॉय जिन्होंने आईटीआई के लिए भी कार्य किया था, तो ये भी तो उदाहरण हो गए। ये अब नेतृत्व के लिए विक्रम साराभाई, नेतृत्व के लिए विजय सर स्टोरी सुनाते हैं इनकी, विक्रम साराभाई की। ये हो गए। मार्टिन लूथर किंग हो गया। आईएएस राजेंद्र भट्ट, जो मैं कह रहा था भिलवाड़ा मॉडल बनाया था, कोविड की दूसरी लहर के दौरान स्थानीय स्तर पर ऑक्सीजन सिलेंडर का क्रियान्वयन किया गया। सामाजिक सुधार ही तो है। हम जान बचाएंगे, जहान है तो जहान है। उस तरीके से सामाजिक सुधार की एक व्यापक अवधारणा है। इसको हम कभी कभी क्या सीमित कर देते हैं कि सामाजिक सुधार है कि ये जाति भेदभाव खत्म कर दो, ये कर दो। सामाजिक सुधार बहुत व्यापक अवधारणा है, और वो एथिक्स का प्रोफेसर है, उसके लिए तो और भी व्यापक है। जो जांच करेगा ना, उसने जीवन इसी में निकाल दिया है, ऐसे आंसर्स में ही। तो समाज सुधार के तौर पर आप वो भी देख सकते हैं कि इस प्रकार के भी कुछ है कि आप कई छोटी छोटी जगह पे कुछ बना सकते हैं। जैसे कि ये गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस की ऐसे डायग्राम बना दिए, ये मैं डलवा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हो गया कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, प्रिंसिपल, ये इस प्रकार से कुछ डायग्राम्स बना सकते हैं, जो कि
जहां फिट हो रहे हैं वहीं कह रहा हूं मैं, हर जगह आप डाल नहीं सकते। परंतु ये कुछ फ्लो चार्ट्स होते हैं जो अच्छे लगते हैं। जैसे कि ये हो गई बिहेवियर, वैल्यू इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। ये आईक्यू और ईक्यू, गेट्स यू प्रमोटेड। आईक्यू ईक्यू कभी जब बिहेवियर में आए तो छोटा सा बना दीजिए, इससे थोड़ा आपका आंसर अच्छा लगेगा बस। और कुछ वैल्यू डालिएगा जरूर इनमें कि ये कुछ बना रहे हैं। जैसे अपन पबेड में पढ़ते हैं हेरारकी होती है कि यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये अपने आप में बहुत कुछ मैसेज दे देता है कि ये यहाँ पे ये वाला आदमी बैठता है, यहाँ से ऊपर ये बैठता है, यहाँ से ऊपर ये बैठता है, यहाँ से ऊपर। अगले आदमी को समझ में आ रहा है ना क्या बताना चाह रहा है, छोटी सी चीज में बहुत बड़ी बात बता देते हैं। ये से हुआ, ये एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये लोग हो गए, ये गवर्नमेंट हो गए। ये इन्हें फंड देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज देता है, और ये टैक्सेस देते हैं। मतलब गवर्नमेंट प्रशासन को पैसे देती है, प्रशासन लोगों को सेवा देता है, और लोग क्या भरते हैं, टैक्स भरते हैं, जिससे पैसा आ जाता है। ये पूरी एक सर्कल है। ये बना सकते हैं कहीं भी जहां भी आपको सुटेबल लगे। बहुत सारी समितियां है, मैं नहीं कह रहा आपकी जैसे अनाप शनाप समितियां, वो भी कहीं कंक्लूजन में डाल सकते हैं, लेकिन पहले बेसिक बेसिक चीज, मोटी मोटी चीजें तो अपन समझे। ये ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, और तो ये इसके भी है ना कि अलग अलग, ऑनेस्टी में ये शामिल हो रहा है, सत्यनिष्ठा में तो ईमानदारी शामिल हो ही रही है। ये पाई चार्ट्स होते हैं या फिर ये जो वेन डायग्राम्स होते हैं, इनसे हमें सीखने को मिलता है। अब जैसे कोई चीज लीगल है और एथिकल भी है, कोई अनएथिकल है और इलीगल भी है, उनके खांचे हो गए। इस प्रकार से भी कुछ जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये सब चीजें बिल्कुल बनने लग जाएगी आपसे। ये आपके पीपल प्लेनेट प्रॉफिट ऐसा ही कुछ आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी बना हुआ है। ये बिलीफ और वैल्यू, पर्सनल नीड्स से एटीट्यूड बनता है, उससे हैबिट्स बनती है, नॉर्म्स बनते हैं, एक्सपेक्टेशन बनती है, उससे लास्ट में बिहेवियर बनता है। ये एक फ्लो चार्ट है जो आपको बेहतर तौर पर रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये अंदर मत डालिए सामान, पर इस तरीके से कुछ डायग्राम्स होंगे जो आप बना सकते हैं। ये मैनेजमेंट में अपन ने ग्रुप वाला पढ़ा था, फॉर्मिंग, स्टोर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग। ये कैसे आगे बढ़ रहा है, इस प्रकार से आप भी कुछ, मैं कुछ इकोनॉमी में तो मैं ग्राफ बना के आता था। जैसे इकोनॉमी में कुछ भी चल रहा है, प्रोडक्शन का चल रहा है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन आपने तो जैसे पढ़ा है, बार ग्राफ बनाया, मैं ऐसे बनाया था। यहाँ डिप आया, यहाँ माइनस नेगेटिव गया था। जब मैं आपका वी शेप और वो यू शेप और ग्राफ की बात कर रहा था ना, वो इस प्रकार ग्राफ है। इसमें कुछ भी नहीं लगता, आंकड़े आपके पास है, सब आंकड़े आपके पास लिखे हुए कि इस साल इतनी ग्रोथ थी, इस साल इतनी ग्रोथ थी, इस साल इतनी ग्रोथ थी। मैंने बस ग्राफ में डाल दिया। जैसे कि अभी अपना जो राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे पड़ा होगा, तो 83,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ, और ये हुआ और वो हुआ और वो आंकड़े हैं, बना दो ना कि इस बार इतना था, ये बढ़ रहा है, ये लगातार बढ़ रहा है, अब एक्सपोर्ट इतना हो गया। कोई एक्सपोर्ट का क्वेश्चन आए, जैसे इस बार कई क्वेश्चन आ जाए कि एक्सपोर्ट के लिए राजस्थान सरकार क्या कर रही है, ये छोटा सा ग्राफ बना दो कि लगातार हमारा एक्सपोर्ट बढ़ ही रहा है यार। भले ये दोनों आपको याद नहीं है, पर बढ़ तो रहा ही होगा ना वैसे भी। और अभी कितने हजार करोड़ है, याद रह जाए तो बढ़िया बात है यार। ये डायग्राम बना लोगे, थोड़ा अच्छा लगेगा कि यार एक्सपोर्ट के लिए बता रहा है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। और इसमें भी अगर और पता हो आपको, मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, कंस्ट्रक्शन में क्या है, जेम्स एंड ज्वेलरी जो भी ईटीएमएच हमने पढ़ रखा है, इंजीनियरिंग गुड्स में कितना है, उसको भी आप एक जैसे, उसके लिए ये पाई चार्ट है ना, ऐसे ही पाई चार्ट बना दिया। एग्जाम के अंदर ही बोल रहा हूँ। आपको पता है इंजीनियरिंग गुड्स का कितना परसेंट योगदान है, 20% है या कितना है, लिख दीजिए। इतना परसेंट तो योगदान इसका ही हो गया। ये दूसरा सेक्टर हो गया, तीसरा सेक्टर हो गया, चौथा सेक्टर हो गया, पांचवा सेक्टर हो गया। पाई चार्ट बनेंगे। वही डाटा जो आपको याद है, उसी को इस तरीके से हमने लिख दिया है। कोई अलग से चीज नहीं की है, आपके पास सर्वे में डाटा लिखा हुआ है, मेरा मन किया मैंने इसे लिख दिया। अच्छा लगेगा, क्यों क्यों नहीं अच्छा नहीं लगेगा। कुछ अगर अलग से रिप्रेजेंट करके बनाया है तो अगला आदमी भी सोचेगा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारे। ये एक दिन में नहीं आएंगे, आप सोचेंगे कि आप कल बढ़ाने बैठ जाएंगे, आपसे आ जाएंगे। इनके लिए लगभग लगभग कुछ महीने तो लगेंगे अवश्य, कि ये चीज़ें आपके फ्लो में आ जाए, सोचना आप सीख जाए। चलो मैं तो जैसे फ्रेश भी नहीं हूँ, और मैं कुछ भी तैयार करके नहीं आया हूँ इसमें बेसिकली, क्योंकि मैं तैयार करके आता तो आपको अच्छी चीज़ें बताता। पर अच्छी चीज़ें बता के क्या करना है, अपने को तो सीखना है कि कैसे उत्तर बनते हैं। क्योंकि अगर मैं आपकी जगह 2 ढाई साल पहले होता और उत्तर लेखन शुरुआत कर रहा होता, तो मैं भी यही सोचता ना कि मुझे कोई सोचना सिखा दे कि सोचेंगे कैसे इस उत्तर में किस प्रकार सोचा जाए। बस मैं भी आपके साथ सोच ही रहा हूँ। ये हमारे पूरे हो चुके, टाइम क्या हो गया सर, हो गया? कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो करो जाओ।